हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, माइक टेस्ट। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। सर आवाज तो आ रही है बट आप थोड़े वापस काले हो गए करके, ठीक है? आप काले तो हो ही हो बट आप एकदम काले हो गए, थोड़ा गोरे हो जाओ करके, ठीक है? थोड़े गोरे हो जाओ। तो चलो मैं गोरे होने की कोशिश करता हूं बट एक्चुअली मेरे कैमरे का थोड़ा इशू है। तो यस पीपल, नाउ अभी मैं गोरा हूं करके, ठीक है? अभी मैं गोरा भी हूं और ठीक है, चलो भगवान करे कैमरे का इशू ना आए, ठीक है? चलिए, हेलो हेलो हेलो, यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आए हैं और बोल रहे हैं सर ये लेक्चर किसके लिए है, वो तो बता दो। तो मैं आपको बताऊं ये लेक्चर बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि एग्जाम दे रहे हैं मई 2026 में या सितंबर 2026 में या जैन 2027 में। अगर आपको याद रहेगा तो हमारे टोटल इनकम के दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके थे। दो पार्ट टोटल इनकम के ऑलरेडी हो चुके थे। तो टोटल इनकम के दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके थे। यही वाला जो लाइव वाला जो सेगमेंट है यूट्यूब पे, उसमें आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके थे। और ये आज उसका पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम टोटल इनकम के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो टोटल इनकम के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने मई 2026 का बैच लिया है या सितंबर 2026 का बैच लिया है और उनका सिलेबस हो गया था, और मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम के लेक्चर है वो मैं बाद में डालूंगा, तो 2 लेक्चर मैंने डाल दिए थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे प्यारे प्यारे कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम तो जैन 2026 में है, तो क्या आज का लेक्चर अटेंड कर ले क्या आपका? देखो, जैन 26 वालों के लिए मैं एक सुपर 25 क्वेश्चन का मैराथन लेक्चर लेके आने वाला हूं और वो मोस्टली संडे को रहेगा।
वो मोस्टली संडे को रहेगा, तो आप लोग जो है वो संडे वाला वो लेक्चर देखोगे तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आप बैठे हो और आपको लग रहा है क्या करे बैठे बैठे करके, ठीक है, कुछ काम नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये लेक्चर भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन ये अमेंडेड है टुवर्ड्स द मई 2026, सितंबर 2026 एंड जैन 2027 वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब एक और चीज मैं बता दूं, जो हमारे ये वाले बैचेस के बच्चे हैं मई 2026, सितंबर 2026 एंड जैन 2027, गाइस मैंने आपके लिए एमसीक्यू का बुकलेट ऑलरेडी डाल दिया है। एमसीक्यू का बुकलेट का पीडीएफ आपका ऑलरेडी डाल दिया है। तो गाइस अगर आप बोलोगे सर कहां देखें हम, तो आपका जो ड्राइव रहेगा ना, उस ड्राइव में देखोगे तो एमसीक्यू का बुकलेट आपको मिल गया है। और मैंने जो है वो एमसीक्यू का बुकलेट जो है, वो एमसीक्यू का बुकलेट जो है वो आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करके दिया है। तो आपको मजा आ जाएगा सर कैसा एमसीक्यू का बुकलेट बनाया है। तो मैं आपको एमसीक्यू का बुकलेट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एमसीक्यू का बुकलेट है वो कैसा बनाया है। तो गाइस जो बच्चे हमारे मई 2026 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर सितंबर 2026 में, तो उनके लिए एमसीक्यू का बुकलेट है वो मैंने डाल दिया है। और ये एमसीक्यू का बुकलेट चलो मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं। तो चलिए सर बता दीजिए कि एमसीक्यू का बुकलेट कैसा है। तो गाइज ये मैंने आपके लिए पूरा एमसीक्यू का बुकलेट है वो बनाया है। तो आप लोगों को अपना एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने वेबसाइट पे भी इसको फ्री रिसोर्सेज में डलवाया है, तो वहां जाके और आप देख सकते हैं। दिस इज द एमसीक्यू का बुकलेट। सो एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो बाय द सीए भंवर बोराना, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर मई सितंबर 2026 जैन 2027 एग्जाम के लिए, और सीएमए वालों के लिए जून दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए। मैंने एमसीक्यू केस सिनेरियोस को क्या किया है, टॉपिक वाइज बांट दिया है। तो टॉपिक वाइज बांट दिया है, तो आप लोग जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे आपको मजा आ जाएगा। और रिवाइज करने के बाद जैसे ही आप टॉपिक रिवाइज करोगे, टॉपिक रिवाइज करने के बाद उस टॉपिक के जो एमसीक्यू केस सिनेरियोज है वो आप कर लो। तो जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है ये आपने रिवाइज किया, तो इसके देखेंगे आप लोग, तो यहां पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो आपके क्या है एमसीक्यूज है। और 12 एमसीक्यू के बाद फिर मैंने केस सिनेरियोज ले रखे, जैसे एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड ये एक केस सिनेरियो हो गया, केस सिनेरियो नंबर 1। तो ऐसा केस सिनेरियोज वगैरह है वो आपको साथ साथ में मिलते जाएंगे। जैसे ये रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अगर आप इसकी बात करेंगे तो देखो इसके जो एमसीक्यूज है वो आपके एमसीक्यूज कितने, टोटल 12 एमसीक्यूज है। और 12 एमसीक्यूज के बाद में मैंने आपके लिए यहाँ पे केस सिनेरियोज डाले हैं, दैट इज द केस सिनेरियो नंबर 1। और मैंने ये भी बताया कि इसमें आंसर जो आया है वो ये आया है, तो ये क्यों आया है वो भी मैंने यहां पे साथ साथ में आपको बताया है। केस सिनेरियो नंबर 2 है, केस सिनेरियो नंबर 3 है, केस सिनेरियो नंबर 4 है। तो ऐसी चीजें हैं वो मैंने आपके लिए डाल रखी है। तो ये एमसीक्यू का बुकलेट वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी तो बोला था कि सर एक बात बताओ ना, आपने तो ये बोला था कि आप टॉपिक वाइज रिटन टेस्ट डालोगे, और टॉपिक वाइज जो रिटन टेस्ट जो है वो आपने डाले कि नहीं डाले, क्योंकि आपने तो ये बोला था कि टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए रिटन टेस्ट और डालने वाला हूं, जिससे आप लिख के और सबमिट भी कर सकते हो हमको, और हम आपको चेक करके देंगे। तो सर क्या वो वाले आ गए या नहीं आ गए? राइट आंसर इज वो वाले भी आ गए। आज मैंने सोचा जब लास्ट लेक्चर है आप लोगों का, तो लास्ट लेक्चर से पहले सब चीजें करके ही आता हूं, तो मैंने क्या किया आप लोगों के लिए पता है भाई साहब, मैंने आप लोगों के लिए पेपर डाल दिए हैं बढ़िया वाले। तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, मैंने हर टॉपिक के पेपर बना के डाल दिए हैं, रिटन वाले पेपर जो आपको लिखने हैं। तो गाइस आप देखोगे सर ये पेपर कहां मिलेंगे, ये भी आपके उसी एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो गाइस यहां पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया, जैसे ये टॉपिक लिया, इसमें क्या किया, बेसिक लिया, एग्रीकल्चर इनकम लिया और हाउस प्रॉपर्टी लिया। तो बेसिक, एग्रीकल्चर इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी है, ये 3 टॉपिक जो मिला के, एग्रीकल्चर इनकम हाउस प्रॉपर्टी, तो बेसिक और हाउस प्रॉपर्टी ये 3 मिला के, और मैंने एक ही टेस्ट पेपर बनाया। सर एक बात बताओ, इस टेस्ट पेपर में आपने जो है वो आपने क्या डाला है, सिर्फ एमसीक्यूज डाले हैं या डिस्क्रिप्टिव भी डाले हैं? राइट आंसर इज दोनों डाले हैं। तो आप देखोगे तो यहां पे कुछ एमसीक्यूज है, जैसे यहां पे 6 एमसीक्यूज हो गए, और उसके बाद में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव, तो ऐसे करते करते टोटल 9 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, और आपको लिख के और फिर आपको अपलोड करने हैं हमारे वहां पे एप्लीकेशन पे, तो आपको चेक होके भी मिल जाएगा करके, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, सर ऐसे ऐसे आपने कितने पेपर बनाए हैं? मैंने ऐसे ऐसे टोटल 7 पेपर बनाए हैं।
तो जैसे ये जो पेपर है, इस पेपर में आपका बेसिक एग्रीकल्चर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी कवर किया है। अगर मैं आपको पेपर नंबर 2 की बात करूं तो चलिए ये मैंने आपके लिए पेपर नंबर 2 लेके आया, और ये पेपर नंबर 2 जब आप देखोगे तो पेपर नंबर 2 में जो आपके लिए मैंने कवर किया है, वो पेपर नंबर 2 में मैंने आपके लिए क्या कवर किया है, कैपिटल गेन कवर किया है। तो कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये पेपर नंबर 2 में कवर किया है, और इसमें भी सर ये एमसीक्यूज वाला पार्ट है। एमसीक्यूज के पास में बाद में आपका जो डिस्क्रिप्टिव है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। तो आप लोग अब आपका प्लानिंग क्या रहेगा, देखो अगर आपका डीटी पूरा हो गया, ये आज आपका लास्ट लेक्चर है, आपका डायरेक्ट टैक्स पूरा हो गया, अब आपका ये लास्ट लेक्चर है करिए, ठीक है। तो आज आपका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद अपने को करना क्या है, तो देखो जब आप रिवाइज करोगे ना, तो रिवाइज करते टाइम जैसे आपने किसी टॉपिक को रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद पहले तो आप एक काम करो, एमसीक्यू की बुकलेट से एमसीक्यू टिक मार्क कर दो, और एमसीक्यू टिक मार्क करने के बाद उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जैसे 2-2 3-3 टॉपिक के मैंने टेस्ट पेपर साथ में मिला के डाले हैं, तो वैसे मैंने टोटल 7 पेपर डाले हैं, जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क का कवर हो जाता है। तो वो पेपर लिख के और आपको सबमिट करने हैं, जिससे कि हम आपको चेक करके और आपको दे सके करके, ठीक है, डन। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने पहले ही दे दी। अब अपन बात कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे उसकी, कि सर एक बात बताइए, हमारे आज के लेक्चर में आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो गाइस एक बात बताऊं, आपको पता है हमने टोटल इनकम वाला टॉपिक चालू किया था, दैट इज द टॉपिक नंबर 13 आपके कंपाइलर में, और आपके जो कंपाइलर है, उस कंपाइलर में जो टॉपिक नंबर 13 है, उस 13 में से हमने बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने बाकी थे। तो गाइस जो क्वेश्चन डिस्कस करने बाकी थे, तो उसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपका मैंने करा लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने करा लिया था, आपने लिखा भी था क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था, और आप लोगों ने करके आए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, और आप लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कराया था, और क्वेश्चन नंबर 6 जो राजीव वाला था वो मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका बाकी था, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका बाकी था, क्वेश्चन नंबर 9 बाकी था, क्वेश्चन नंबर 10 बाकी था, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैंने आपको करा दिया था पहले ही करके, ठीक है। SEZ वाले टॉपिक में डिडक्शन के साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करा दिया था। तो गाइस ऐसे आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन है वो अपन कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन बाकी थे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर जो था, दैट क्वेश्चन नंबर 15 अपन ने राघव वाला वो अपन ने कर दिया था। राघव वाले क्वेश्चन के बाद अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो मैंने आपको करा दिया था। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना भाई साहब, दैट इज कॉल्ड मास्टर क्वेश्चन। आपको मजा आ जाएगा, सर कौन सा क्वेश्चन आज कराओगे। आज एक जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। जो लोग अगर जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं और वो भी अगर देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि अगला 1 घंटे तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और अगले 1 घंटे तक हम एक ही क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। कोई विद्या करके है, सर हाउ आई कैन कनेक्ट यू, तो एक बार तू टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं मैसेज कर ले, मैं तेरे को रिप्लाई कर दूंगा करके, ठीक है। तो चलो अभी अपन जो क्वेश्चन चालू करने वाले हैं ना भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 29, और आपकी बुक में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 का तो सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, और 1 घंटा सिर्फ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में लगेगा। और आपको मजा ना आ जाए ना तो मुझे बोलना कि सर मजा नहीं आया, इसको बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन, और ये टोटल इनकम का मास्टर क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। आपको मजा आ जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होगी, हाउस प्रॉपर्टी भी कवर होगा, कहीं कैपिटल गेन भी कवर होगा, कहीं पे अदर सोर्सेस कवर होगा, और पीजीबीपी जो कवर होने ही वाला है करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 के पास में आप लिख लीजिए LDR। LDR मींस लास्ट डे रिवीजन, ये आपका लास्ट डे रिवीजन है, और यहां पे लिखा हुआ है मैंने मास्टर क्वेश्चन। आपको मजा आ जाएगा करके, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सर दिस लेक्चर यूट्यूब पे ये लेक्चर रहेगा, आंसर इज यस, ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे भी रहेगा करके, ठीक है। दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, तो डोंट वरी। अब बाद में भी आप देखना चाहते हैं बाद में देख सकते हैं, जब आपका पहला दूसरा लेक्चर हो गया उसके बाद देखना चाहते हैं आप उसके बाद देख सकते हैं करके, ठीक है। बट आज आपको देखना है तो आज भी आप देख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर बीबी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 34 ईयर, एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। तो गाइस एक बंदा है, दैट बंदे का नाम है मिस्टर बीबी। ये लेक्चर क्या ऐप पे भी आएगा हमारे, आंसर इज यस, आपके ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा। जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद आपके ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा। दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर इंटरमीडिएट बैच करके, ठीक है। तो देखो
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर बीबी रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 34 ईयर। सर आपकी एज 34 ईयर्स ही है क्या? देखना यार, लिखा हुआ है पेपर में, लिखा हुआ है, उतना तो मान ही लोगे ना, 34 ईयर है। एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, मींस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ में मार्केटिंग भी कर रहे हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट की। shows a net profit before the tax of the 72 lakh for the financial year ended 31st March 2026 after charge the following item। मतलब भाई साहब आपके P&L बनाया होगा अकाउंट्स के हिसाब से, और ये अकाउंट्स के हिसाब से जो आपने P&L बनाया होगा, इस P&L में आपने यहां पे टू नेट प्रॉफिट है वो 72 लाख रुपीस है, वो बता रखा है दिस इज द नेट प्रॉफिट 72 लाख रुपीस। यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपने डेबिट में डाल रखी है, यहां पे कुछ चीजें ऐसी है जो आपने क्रेडिट में डाल रखी है, एंड गाइस यहां पे कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है, और उसके बाद में लास्ट आपसे पूछा है कि आपको करना क्या है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाने वाला है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले अपन वो देख लेते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट के इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो चालू करते हैं, देखिए पूछा क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बीबी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 under the default tax regime and the optional tax regime, and also advise the assessee that which option is more beneficial. Give brief reason for the treatment given for the each of the item taken into consideration in computation of income for the assessee। तो गाइस आपको टोटल इनकम निकालना है न्यू टैक्सेशन रिजीम में, जिसको डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम बोलते हैं, एज वेल एज द नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम, या जिसको अपन ओल्ड टैक्सेशन रिजीम बोलते हैं, दोनों में ही। तो दोनों ही मेथडोलॉजी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको टोटल इनकम निकालनी है और उसको उसके साथ साथ में आपको टैक्स निकालना है। तो देखो एग्जाम में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टोटल इनकम निकालनी है और टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो पहले कौन सी मेथड से करने का? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। पहले हमेशा आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी से करोगे, और बाद में जो है वो आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम, या जिसको अपन ओल्ड टैक्सेशन रिजीम, उससे, या ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएसी है, उससे अपन बाद में करेंगे। पहले आपको हमेशा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसी से करने का क्वेश्चन। तो चलिए अब एक बात समझना, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बट अब वापस बता रहा हूं। गाइस देखो यहां पे इतनी सारी चीजें जो है वो P&L के डेबिट में डाल रखी है, इतनी सारी चीजें जो है वो P&L के क्रेडिट में डाल रखी है, एंड गाइस यहां पे कुछ चीजें ऐसी है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है। एक चीज ध्यान रखना, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको दिमाग में बिठा देना। कोई भी चीज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है ना, इसका ये अजम्पशन लिया जाएगा कि इसका इंपैक्ट अभी तक आपने P&L में नहीं दिया। देखो जो चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी होती है ना, उसका ये एक अजम्पशन लिया जाता है, एक प्रिजम्पशन है कि इसका इंपैक्ट अभी तक आपने P&L में नहीं दिया है, इसके लिए इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। चलिए अब अपन चालू करते हैं। क्वेश्चन ये आता है, सर एक एक हेड का इनकम निकालना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिख लिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बीबी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 एज पर द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। चलो सबसे पहली बात ये आती है कि सर एक बात बताइए, इसमें सैलरी हेड का कहीं इनकम है या नहीं। देखो ये क्वेश्चन मैंने हैंडमेड बनाया है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो ऑब्वियसली मैं बता दूं सैलरी का इनकम मैंने नहीं लिया, बिकॉज माय फोकस हियर इन दिस क्वेश्चन इज अ पीजीबीपी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, इसमें सर हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है या नहीं। तो गाइस मैंने हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट डाला है जो कि P&L के क्रेडिट साइड में डाल रखा है। आ जाइए, आइटम नंबर बी जो है, आइटम क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसका पहला पॉइंट क्या बोलता है। देखो पहला पॉइंट बोलता है, इसको समझने की कोशिश करना, अनरियलाइज रेंट ऑफ 3,80,000। आपका कुछ अनरियलाइज रेंट है जो 3,80,000 है, pertaining to the financial year 21-22 and 22-23 recovered during the year in respect of the commercial property owned by the assessee which was sold by assessee in the last year only। गाइस अनरियलाइज रेंट का रिकवरी होता है। मुझे एक बात बताओ ना,
हाउस प्रॉपर्टी हेड याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि अनरियलाइज रेंट या फिर अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी होता है ना, दैट रिकवरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। भले आप उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी हो, इसकी सेक्शन होती है 25A करके, और भाई साहब अनरियलाइज रेंट का इस साल में रिकवरी हुआ, और ये रिकवरी कितना हुआ, 3,80,000 हुआ। भैया वो प्रॉपर्टी आपने लास्ट ईयर बेच दी थी, तो भी क्या ये इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। और मैं बताऊं, अनरियलाइज रेंट की रिकवरी से रिलेटेड कोई भी खर्चे होते वो सब अलाउ नहीं होते, लेकिन आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए, 3,80,000 का अनरियलाइज रेंट का रिकवरी जो आपने P&L के क्रेडिट साइड में डाल रखा है, पहली चीज तो इसको हटा देंगे क्योंकि ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ये तो कौन से हेड का इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है। और जब अपन हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में इसको टैक्सेबल कर देंगे। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अनरियलाइज रेंट, दिस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A इवन इफ मिस्टर बीबी इज नो लॉन्गर द ओनर ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो भी यह हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। और बाबू 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, तो रिमेनिंग 2,66,000 है, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, वो बन जाएगा। So this will be your house property का income and your house property income is a 2,66,000। आपके पास ये कंपाइलर होगा तो इससे आप देखते जाइए, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। चलिए अब अपन चालू करते हैं पीजीबीपी का इनकम। गाइस पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालते हैं? तो पीजीबीपी के इनकम निकालने के लिए आपको पता है, मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और लास्ट के 2 लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। इसमें इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है क्योंकि आपको P&L दे रखा है और इन्होंने बोला है कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो जब नेट प्रॉफिट दे रखा है तो आपको ये P&L दे रखा है, इसके क्रेडिट साइड में कुछ आइटम है, कुछ डेबिट साइड में आइटम है, तो आपको 72 लाख से चालू करना है पीजीबीपी का इनकम निकालना। तो पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालेंगे? आप नेट प्रॉफिट से चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप ले लीजिए नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 72 लाख। अब आपको ऐड क्या करना है? अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बताया था ऐड करना होता है डिसअलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली। तो मैंने ऐड कर दिया आइटम डेबिटेड बट टू बी कंसिडर सेपरेटली और डिसअलाउड। और आपको लेस क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है दैट इज अलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली। तो अगर आप लेस में जाओगे तो लेस में लिखा हुआ है आइटम क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट डिडक्टेबल इन द बिजनेस इनकम और अलाउंसेस। सो अलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली, वैसा अपन लिखते थे। चलिए अब अपन चालू करते हैं। किसी ने मुझे पूछ रहा है बार बार कि सर Jan 26 का मैराथन ले लीजिए। बेटा मैं वो संडे को लेने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिए करके, ठीक है। चलिए अब अपन चालू करेंगे एक चीज, और बढ़िया इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, समझते जाना। पीजीबीपी का इनकम निकाल रहे हैं, तो बिजनेस का इनकम निकालने के लिए वी स्टार्टेड द क्वेश्चन विद द नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट इज 72 लाख। 72 लाख से हमने चालू किया है, तो ये 72 लाख दिया हुआ है, तो 72 लाख से हमने चालू कर दिया पीजीबीपी का इनकम निकालना। चलिए अब उसके बाद सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? हम इनकम निकाल रहे हैं एज पर द 115 BAC, दैट इज न्यू टैक्सेशन रिजिम, या जिसको डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम बोलते हैं। सबसे पहले आइटम डेबिट में क्या दे रखी है? पहली आइटम डेप्रीशिएशन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मींस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन 24 लाख है। क्वेश्चन यह आता है कि सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स में जो डेप्रीशिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से दे रखा होता है, क्या वो अलाउ होता है? राइट आंसर इज नो, वो अलाउ नहीं होता। आपको पता है अपना डेप्रीशिएशन कौन सा अलाउ होता है? जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला डेप्रीशिएशन है वो अलाउ होता है। तो ये तो गलत डाल रखा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपने डेप्रीशिएशन डाल रखा है दैट इज द 24 लाख रुपीस, तो ये तो गलत है ना। तो इसको यहां से उड़ाओ ना, और जब यहां से हटाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही आप इसको यहां से हटाओगे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आप इसको ऐड कर दोगे, और ऐड में क्या करोगे पता है? ऐड कर दोगे और ऐड में लिखोगे दैट इज डेप्रीशिएशन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
क्योंकि डेप्रीशिएशन लेस होता है इनकम टैक्स एक्ट वाला, और इनकम टैक्स एक्ट वाला वो ब्लॉक ऑफ असेट के हिसाब से डेप्रीशिएशन निकालते हैं। पता है वो पूरा उर्फी जावेद था, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज 180 डेज एंड मोर वाला। तो भाई साहब वो डेप्रीशिएशन आपको अलाउ होगा, तो ये तो डिसअलाउड कर दो, मींस इसको आप एड बैक कर दो करके, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, साथ साथ में आप सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे। तो सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो देखिए डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो मैंने ऐड कर दिया 24 लाख व्हाइल कैलकुलेटिंग माय पीजीबीपी इनकम। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, समझने की कोशिश करिए। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट अमाउंटिंग 60,000 for the short payment of the advance tax paid as per section 234B relating to the assessment year 24-25। एक गाइस, आपने कोई पिछले साल का कुछ एडवांस टैक्स कम भरा था और उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा 234B का, और वो इंटरेस्ट आपका 60,000 है। एक बात बताइए, इनकम टैक्स में क्या इनकम टैक्स अलाउ होता है, क्या नहीं अलाउ होता? अगर आपको याद रहे तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स की पेनल्टी भी अलाउ नहीं होती। सेक्शन 37 के साथ पढ़ाया था, और सेक्शन 37 अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बताया था कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स नॉट अलाउड, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट नॉट अलाउड, इनकम टैक्स की पेनल्टी नॉट अलाउड। तो बेटा इनकम टैक्स में जब इनकम टैक्स का इंटरेस्ट पेनल्टी अलाउ नहीं होती, तो आप एक काम करिए, इसको भी क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए, और आई कैन से दैट द डिसअलाउड कर दीजिए व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी इनकम। तो अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में देखिए मैंने क्या दे रखा है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B फॉर द शॉर्ट पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि एनी इंटरेस्ट पेबल फॉर द डिफॉल्ट कमिटेड बाय असेसी फॉर डिस्चार्जिंग हिज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अब एक बात बताओ, जब आप नोट लिखते टाइम ऑब्वियसली इतना ऐसा लॉ का लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे। आप अगर ऐसे भी लिख लोगे ना कि एज पर इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स पेनल्टी नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई इट इज डिसअलाउड, तो भैया आपका काम हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स उसके मिलेंगे। तो आपने 60,000 एड बैक कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला पॉइंट और अगला एडजस्टमेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अगला एडजस्टमेंट क्या बोलता है हिमांशु भाई, अगला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, देखो एक्सपेंडिचर ऑफ ₹41,000 पेड इन कैश, कैश में पेमेंट किया, comprising of 22,000 directly paid to the producer of the dairy farming product and 19,000 paid towards the printing and stationery item to a trader। एक गाइस एक बात बताना, कैश में पेमेंट किया एक दिन में 41,000 का, 22,000 तो डेयरी फार्मिंग के किसी प्रोडक्ट के लिए पे किया है प्रोड्यूसर को, एंड गाइस 19,000 है ये पे किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। बाबू एक बात बताऊं ना, आपको एक सेक्शन पढ़ाई गई थी सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। अब तो सर वो तो 10,000 साल पहले पढ़ी थी सर, महाराणा प्रताप के टाइम पे पढ़ी थी सर, थोड़ी याद रहेगी। अब याद दिलाता हूं ना, मैं याद दिलाऊंगा ना। मैंने आपको क्या बताया था पता है कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन को कैश में पेमेंट 10,000 से ज्यादा का नहीं कर सकते। 10,000 से ज्यादा का कार्तिक अगर पेमेंट करते हैं तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना पड़ेगा। 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया तो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन तो ये था कि आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो लिमिट 35,000 की हो जाएगी। एंड उसके साथ साथ में एक रूल हुआ करता था 6DD का, और उस रूल में कुछ ऐसे लिस्ट दे रखी थी कि इनको कैश में पेमेंट करोगे कितना भी तो चलेगा। और उसमें एक पॉइंट था कि अगर आप पेमेंट करते हैं किसको, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, फिश प्रोडक्ट के लिए, मीट प्रोडक्ट के लिए, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए, या फिर डेयरी प्रोडक्ट के लिए, और या फिर एनिमल्स के लिए, आप अगर प्रोड्यूसर को पेमेंट करते हैं कैश में तो चलेगा, आप कितना भी कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी कैश में पेमेंट कर सकते हैं अगर आप प्रोड्यूसर को पेमेंट करेंगे तो। और प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो किसान से गेहूं खरीदा, कैश में पेमेंट करोगे तो चलेगा, या कोई फिशरमैन है वो मछली पकड़ने वाले से मछलियां खरीदी कैश में, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। बट फिर मैंने बोला था बिग बाजार से खरीदा तो कैश में पेमेंट नहीं कर सकते।
तो गाइस एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपने जो प्रोड्यूसर ऑफ द डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट के लिए जो पेमेंट किया है 22,000 का, ये तो चलेगा ना, इट इज अलाउड बिकॉज इट इज पेड टू द प्रोड्यूसर ऑफ द डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट। लेकिन गाइस जो प्रिंटिंग के लिए 19,000 का कैश में पेमेंट किया है, ये तो डिसअलाउड हो जाएगा ना, बिकॉज मोर देन 10,000 इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन इज गोइंग टू बी डिसअलाउड। तो मैं ऐसा बोलूं कि बाबू ये जो 19,000 है ना, ये 19,000 है, ये आपका एडबैक हो जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी इनकम। तो बाबू 19,000 रुपीज है जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, उसको आप क्या कर दो, एडबैक कर दो। क्या कर दो, एडबैक कर दो। समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बोलता है, 3,50,000 rupees paid to the contractor for carrying out some repair work at factory premises, but tax was not deducted at source on this payment। ये गाइस आपने रिपेयरिंग के लिए पेमेंट किया है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, और रिपेयरिंग के लिए पेमेंट किया है कितने का, आपने 3,50,000 का, और उसका टीडीएस नहीं काटा। एक बात बताओ, अगर आपको याद रहे, सेक्शन नंबर तो याद कहां ही रहेगा, बट एक सेक्शन हुआ करती थी 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A, और वो ये बोलती थी कि अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया और उसका टीडीएस नहीं काटा या फिर काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाता था। आपका जो 30% जो खर्चा है, वो 30% खर्चा जो है वो आपको डिसअलाउड हो जाता है। 30% खर्चा है वो आपका डिसअलाउड हो जाता है। अभिजीत आपको जल्दी ही मिलेंगे, तो 30% खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाता है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो। और यहां पे आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया तो उसका टीडीएस काटना चाहिए था, बट आपने टीडीएस नहीं काटा, तो मैं बताऊं आपका 30% खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो मुझे बताइए आपने पेमेंट कितना किया, 3,50,000 का, और 3,50,000 का 30% कम्स टू द 1,05,000। तो बाबू आप 1,05,000 है वो क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी इनकम। वाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी इनकम है वो आपका 30% जो खर्चा है वो 30% खर्चा क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउड हो जाएगा करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक और चीज समझना, अगला पॉइंट क्या बोलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आम आदमी पार्टी ऑफ 3 लाख पेड बाय वे ऑफ द चेक। आपने चेक से आम आदमी पार्टी को 3 लाख का डोनेशन दिया। ए गाइस, क्या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं ये पीजीबीपी में अलाउ होता है क्या? आंसर इज नो। जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो ये पीजीबीपी में तो अलाउ नहीं होता, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा, पीजीबीपी में अलाउ नहीं होता। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, अरे पॉलिटिकल पार्टी के तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया तो भी अलाउ नहीं होता, तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने कोई डोनेशन दिया तो ये अलाउ नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका हम डिडक्शन टॉपिक में जाके डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं? जैसे एक डिडक्शन होता था ना ATGGC, और ATGGC क्या बोलता था कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने डोनेशन दिया अदर देन कैश तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं 100% अंडर सेक्शन ATGGC, तो वो आप डिडक्शन टॉपिक में जाके ले सकते हैं। बट बेटा यहां पे तो आपका ये डिसअलाउड हो जाएगा, इसको वापस से आप एड बैक कर दीजिए, आपका ये डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन आप ATGGC का डिडक्शन ले सकते हैं हर्षित, लेकिन एक बात बताओ, ATGGC का डिडक्शन तो तब ले सकते हैं ना जब आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम फॉलो करते हैं। यहां पे तो आप न्यू टैक्सेशन रिजिम फॉलो कर रहे हैं, 115 BAC फॉलो कर रहे हैं, और जब आप 115 BAC फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिडक्शन ATGGC का नहीं मिलेगा। तो पहली चीज तो आप यहां पे डिसअलाउड कर दीजिए, और उसके बाद आपको ATGGC का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप न्यू टैक्सेशन रिजिम, या जिसको अपन डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि न्यू टैक्सेशन रिजिम फॉलो करते हैं ना, तो आपको पता है 3 ही डिडक्शन मिलते हैं। एक तो ATJJAA वाला जा मत आ, और दूसरा कौन सा वाला पता है तुमको? दूसरा वो ATCCD2 वाला एंड ATCCH2 वाला, वो इतना ही डिडक्शन मिलता है, इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो बाबू यहां पे आपको ये एड बैक कर देना है करके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट चार्जेस इन द ब्रोशर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 40,000 पेड बाय वे ऑफ द चेक। ए गाइस, पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिलाया,
तो पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एक बात बताओ, एडवर्टाइजमेंट दिलाया तो क्या ये आपको अलाउ होता है? आंसर इज नो, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर दो, एड बैक कर दो। तो पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में या पैम्पलेट में या ब्रोशर में आप अगर एडवर्टाइजमेंट दिलाते हो तो इट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड। तो इसको आप क्या कर दो, एड बैक कर दो करके, ठीक है। ये तो डिसअलाउड होने वाला है, ऑब्वियसली एड बैक कर दो पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Interest on term loan obtained from the cooperative bank is 2,60,000. 2,60,000 cooperative बैंक का इंटरेस्ट है। Interest of rupees 1,60,000 not paid before the due date of return filing. ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपका 31 अक्टूबर 2026 आता है, उससे पहले पहले 1,60,000 का इंटरेस्ट पे नहीं किया। एंड ऑन द 12 दिसंबर 2025 इसी साल कोऑपरेटिव बैंक कन्वर्टेड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख इनटू द लोन एंड assessee डिडक्टेड दैट इंटरेस्ट व्हाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। ये गाइस एक बात बताऊं, एक मैंने आपको एक सेक्शन बताई थी, अगर आपको याद रहे तो, एक मैंने आपको सेक्शन बताई थी 43B, जिसको हम बोलते थे टांग अड़ाने वाली सेक्शन, जिसको हम बोलते थे टांग अड़ाने वाली सेक्शन। एक सेक्शन ऐसी है जो टांग अड़ाती है, और भाई साहब ये सेक्शन जो है वो टांग अड़ाती है। और ये सेक्शन टांग अड़ाती थी, उसमें क्या था पता है? अगर आपको याद रहेगा, एनी टैक्सेस, ड्यूटी या सेस, या फिर मान लो एक और पॉइंट था, दैट इज द सैलरी एंड सॉरी दैट बोनस एंड कमीशन टू द एम्प्लॉय, या फिर उसमें एक और पॉइंट था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। और उसमें एक और पॉइंट ये था, अगर आपको याद रहे, कि अगर लोन टेकन फ्रॉम द शेड्यूल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तो बेटा इंटरेस्ट आपको अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने पे नहीं किया, अगर आपने पे नहीं किया तो वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। एंड एक और पॉइंट वहां पे ऐसा मैंने सिखाया था, पता है, कि अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक्चुअल पेमेंट नहीं है। या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जगह अगर मान लो बैंक को आप कोई डिबेंचर इशू कर लेते हो, बॉन्ड इशू कर लेते हो, तो क्या वो एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा? क्या आंसर इज ना बाबा ना, वो आपका एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। तो गाइज एक बात बताओ, यहां पे क्या हुआ कि 2,60,000 का आपका इंटरेस्ट था जो कि कोऑपरेटिव बैंक को देना था, और कोऑपरेटिव बैंक इज अ शेड्यूल बैंक। इसमें से 160 का इंटरेस्ट तो आपने पे नहीं किया, तो ये तो डिसअलाउड हो जाएगा। और 1 लाख के इंटरेस्ट के बदले आपने डिबेंचर इशू कर दिए, तो ये कोई एक्चुअल पेमेंट थोड़ी है भाई, एक्चुअल में पे करना पड़ेगा। अगर आप डिबेंचर इशू कर देते हो, या उसको कन्वर्जन इनटू द लोन कर देते हो, या उसके बदले बॉन्ड इशू कर देते हो, तो वो एक्चुअल पेमेंट नहीं है। तो गाइज ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसको भी पूरे को डिसअलाउड कर दीजिए, और ये एडबैक हो जाएगा। आपका पूरा 2,60,000 है, ये आपका एडबैक हो जाएगा। Here total 2,60,000 is going to add back, total 2,60,000 है, ये आपका एड बैक हो जाएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट डिसअलाउड हो जाएगा। ये अगला पॉइंट क्या बोलता है, देखिए, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय इज 1,50,000। ये गाइस पेंशन स्कीम में पैसा डाला, एनपीएस में पैसा डाला एम्प्लॉयर ने। याद तो नहीं रहेगा, बट एक सेक्शन हुआ करती थी, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1, और उसमें मैंने ये बताया था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पेंशन स्कीम में पैसा डालता है तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है। पेंशन स्कीम कौन सी? न्यू पेंशन स्कीम, या जिसको अपन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं। उसमें अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें एक लिमिट थी कि डिडक्शन कितना मिल सकता है पता है? अप टू 14% ऑफ द सैलरी। तो अप टू 14% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन मिल सकता है। तो गाइज यहां पे उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 150 किया है, बट अपने को पता नहीं एम्प्लॉय का सैलरी कितना है। तो एम्प्लॉय का सैलरी मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। और गाइज एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 4 में देखोगे तो मैंने बोला है एलिजिबल सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस फॉर द पेंशन स्कीम रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 80 CCD इज 10 लाख। तो 10 लाख का सैलरी है, तो मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयर को कितना डिडक्शन मिल सकता है? मैक्सिमम 1,40,000। क्योंकि आप एक बात बताइए, 10 लाख का मैक्सिमम एम्प्लॉयर डिडक्शन ले सकता है 14% ऑफ द सैलरी, तो 1,40,000 है वो तो अलाउ हो जाएगा।
1,40,000 है वो तो अलाउ हो जाएगा। तो हर्षित ऐसा एक बात बोलो कि इसमें आपका जो है वो 10,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो आप ऐड कितना करोगे, 10,000, 10,000 आप डिसअलाउड कर दोगे। तो 10,000 है वो आप डिसअलाउड कर दोगे, तो यहां पे आपका डिसअलाउंस है वो 10,000 आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अगर एनपीएस में पैसा डाला, जिसको न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी इसको बोलते हैं, तो उसमें 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलता है। सैलरी आपकी 10 लाख है, उसका अगर आप 14% करेंगे तो 1,40,000 होता है। तो 1,40,000 का डिडक्शन मिलेगा, यहां 150 डाला हुआ है, तो 10,000 आप क्या कर दोगे, डिसअलाउड कर दोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग the PGBP income. It is not a Harshit, it is Harshika. Okay, Harshika. Okay, Harshika. Next part is very interesting. Try to understand. The assessee has made the provision for gratuity based on actuary valuation of ₹5 lakh. मतलब gratuity का provision बनाया 5 लाख का, but actual gratuity paid amounting to ₹1,20,000 during the financial year 25-26 was debited to the provision for gratuity account. ये guys obviously section number तो इतना याद नहीं रखोगे तो चलेगा। एक section होती है 40A7 करके, और उसमें ये दे रखा है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अगर ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाया तो डिसअलाउड, प्रोविजन अलाउ नहीं है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज नॉट अलाउड। अगर आप एक्चुअल ग्रेचुइटी पे करोगे ना तो अलाउड है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज नॉट अलाउड, बट इफ यू आर पेइंग द एक्चुअल ग्रेचुइटी ना, देन इट इज अलाउड। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज नॉट अलाउड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज नॉट अलाउड। आप अगर एक्चुअल ग्रेचुइटी पे करोगे तो ही अलाउ होगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज नॉट अलाउड। अब एक बात समझना, इसमें हुआ क्या, assessee had made the provision for gratuity is a 5 lakh। 5 lakh का provision for gratuity है, 5 lakh का provision for gratuity है, और actual gratuity 1,20,000 है। और ये actual gratuity पे किया है ना, ये provision for gratuity अकाउंट में डेबिट किया है। देखो P&L के डेबिट में तो actual gratuity पे किया वो अलाउ होगा, provision तो अलाउ नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, मैं ऐसा बोलूं कि अगर प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी पूरा 5 लाख आपका डिसअलाउड है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रेचुइटी आपने पे किया है वो कितना किया है, 120 किया, वो तो अलाउ होना चाहिए ना। तो 120 आपका अलाउ होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोलूं कि इफेक्टिवली आपका 3,80,000 डिसअलाउड होना चाहिए। तो जो आपका प्रोविजन है वो आपका 3,80,000 डिसअलाउड होना चाहिए। तो यहां पे आप एडबैक कितना करेंगे, 3,80,000 है वो आप एडबैक कर देंगे। तो 3,80,000 है वो आप एडबैक कर देंगे, तो एडबैक विल बी 3,80,000। सो 3,80,000 इज, क्योंकि एक बात बताओ, यहां पे आपका प्रोविजन 5 लाख का था, एक्चुअल ग्रेचुइटी 120 का, तो 120 तो अलाउ होना चाहिए ना। यहां 5 लाख डालो, पूरा 5 लाख डिसअलाउड करने की जरूरत नहीं, 120 अलाउ भी तो होना चाहिए। तो नेट इफेक्ट 3,80,000 को क्या कर दो, डिसअलाउड कर दो व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी का इनकम। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट ध्यान देना। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। For the 2 lakh for the month of March were remitted on the 8th June 2026। एक बात बताओ, ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के लिए 43B करके सेक्शन आती है, और 43B ये बोलती है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के में है, या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में है, या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, तो अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे कर सकते हो ना। अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 43B में टाइम लिमिट क्या है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। और एक बात बताओ बाबू, यहां तो ये मार्च 2026 का आपका प्रोविजन, सॉरी ये ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2026। तो उससे पहले पहले तो आपने 8 जून को जमा करा लिया यार, आपने 8 जून को जमा करा लिया, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले कर दिया ना, तो अलाउ हो जाएगा। देखो अगर आपने ड्यू डेट से पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले जमा करा दिया, 43B को याद करो, टांग अड़ाने वाली सेक्शन, और मैंने सेक्शन 36 में भी ऐसा बताया था, और फिर 43B अलग से और लिखवाई थी।
और मैंने बोला था कि एम्प्लॉयर का अगर कंट्रीब्यूशन है और वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड का, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड का या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, ये आपको अलाउ हो जाता है अगर आपने ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया। और यहां तो ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया तो बेटा यहां पे इसका कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी अलाउड और अलाउड होना चाहिए। और आपने डेबिट में ऑलरेडी डाल रखा है, तो डेबिट में ऑलरेडी डाल रखा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, ये आपके लिए अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, देखिए ऑल पीपल पे अटेंशन, इंटरेस्टिंग पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू P&L अकाउंट इंक्लूड द सम ऑफ 60,000 पेड इन कैश to the sister of assessee and market value is 52,000। मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चे का पेमेंट किया, P&L के डेबिट में डाला है 60,000 का, जो कि आपने कैश में किया और किसको दिया, सिस्टर को दिया है, और उसकी मार्केट वैल्यू 52,000 है। मुझे एक बात बताइए, यहां पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट कितना अलाउ होगा और कितना आपका डिसअलाउड होगा, मुझे एक ये बात बता दीजिए। एक सेकेंड, शायद इसमें ना एक कैश वाला पार्ट, गिव मी अ मिनट, एक बार मुझे 1 मिनट दे दीजिए, शायद क्वेश्चन में कैश की जगह चेक आना चाहिए था। गिव मी अ मिनट, 1 मिनट मुझे दे दीजिए, 1 मिनट। हाँ, मुझे एक बार सिर्फ पिछला वाला बैच का देखने दे दीजिए, सुपर 30। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, हाँ बाबू 1 मिनट। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये NEFT कर दीजिए, सिर्फ इतना सा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप जो है वो इतना सा चेंज कर दीजिए, नहीं तो पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा करके, ठीक है। चलो यहां पे एक छोटू सा चेंज कर दीजिए, आप लोग एक छोटू सा चेंज कर दीजिए कि यहां पे जो कैश लिखा है ना, इस कैश की जगह आप लोग NEFT कर दीजिए बस। देखो NEFT, नहीं तो कैश में तो अगर आप दोगे 60,000 तो पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा 48(3) की वजह से। यहां पे NEFT से पेमेंट किया एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन सिस्टर को किया है, और सिस्टर को NEFT से एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया 60,000, एंड गाइस उसकी मार्केट वैल्यू 52,000 है। ये तो वो वाला हुआ ना कि आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करते हो और वो अनरीजनेबल है। तो जब आप रिलेटिव को पेमेंट करते हो अनरीजनेबल है, इसकी सेक्शन कौन सी थी पता है, इसकी सेक्शन थी 40A सबसेक्शन 2, कि अगर आपने अपने रिलेटिव को पेमेंट किया और भैया वो अनरीजनेबल है तो अनरीजनेबल डिसअलाउड हो जाएगा। तो एक बात बताओ, आपने 62,000 का पेमेंट किया, सॉरी 60,000 का पेमेंट किया और मार्केट वैल्यू 52 ही है, तो मैं बोलूं 8,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो वाइल कैलकुलेटिंग द PGBP इनकम आप एक काम करिए, 8,000 रुपीज है उसको आप डिसअलाउड कर दीजिए। अगर मैं यहां पे कैश लिखता तो क्या होता, पूरा ही डिसअलाउड हो जाता, क्योंकि 8,000 तो ऐसे डिसअलाउड होता और 52,000 बिकॉज कैश में सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट किया है मोर देन 10,000, तो वो वैसे डिसअलाउड हो जाता, पूरा 60,000 डिसअलाउड हो जाता। तो मैंने यहाँ पे छोटू सा चेंज किया, मैंने यहाँ पे NEFT लिखा है, जिसकी वजह से आपका 8,000 है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा विशु करके, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट भाई साहब, ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट एडजस्टमेंट है, समझना क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है समझना। The opening and closing stock for the year were 55 and 54 lakh। आपका ओपनिंग स्टॉक 55 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 54 लाख है, एंड ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये भाई साहब एक मास्टर एडजस्टमेंट है करके, ठीक है। आपका ओपनिंग स्टॉक 55 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 54 लाख है, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है 10% से और क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है 10% से। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये आपका P&L है, समझने की कोशिश करना, ये आपका P&L है, इसके टू साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं।
ओपनिंग स्टॉक आपका 55 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक आपका 54 लाख है, ठीक है। और इसके बाद यहां पे आता है आपका नेट प्रॉफिट जो कि उन्होंने 72 लाख दे रखा है, ठीक है। चलो अब एक बात समझो, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एडजस्टमेंट क्या बोलता है बताए कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, दैट ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक 55 लाख है ये सही नहीं है, ये ओवर वैल्यूड है 10% से, तो अपन इसको सही कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ओवर वैल्यूड का मतलब हुआ कि 55 लाख है वो 110% के लिए है, इट इज फॉर 110%, because it is overvalued by 10%, so it is for 110%. then what could be for the 100%? मतलब आपका राइट ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा, 55 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं बोलूं आपका 50 लाख ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब 50 लाख ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, 50 लाख ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, तो आपने 55 लाख लिखा है, तो 5 लाख को जब यहां से हटाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को यहां से धक्का मार के बाहर निकालो, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। एक बात बताओ, जब आप ओपनिंग स्टॉक है, एक बात बताओ हर्षिका विशु, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक जो 55 लाख है इसकी जगह 50 लिखोगे, तो 5 लाख जब ओपनिंग स्टॉक को हटाओगे, ओपनिंग स्टॉक को हटाओगे, तो आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा, 5 लाख से बढ़ जाएगा। तो आप एक काम करो, अपने प्रॉफिट को 5 लाख से बढ़ा दो, तो 5 लाख से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक 55 लिखा है, सही तो 50 लाख था, तो जब आप 50 लिखोगे 55 की जगह, तो 5 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है पता है, कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये अंडर वैल्यूड है बाय 10%। दिस इज द इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट। आपका क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका 54 लाख है ये अंडर वैल्यूड है बाय 10%, इसका मतलब ये 90% के लिए है, तो 100% के लिए कितना आएगा, 60 लाख आएगा, 60 लाख आएगा। और 60 लाख आएगा, इसका मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक 54 बता दिया है, इसकी जगह बताना कितना चाहिए था, 60 लाख। और जब आप 60 लाख क्लोजिंग स्टॉक बताओगे, तो मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूं आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 6 लाख से बढ़ जाएगा, और 6 लाख से जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट भी तो 6 लाख से बढ़ जाएगा। तो बाबू आप एक काम करो, यहां पे 6 लाख से आप प्रॉफिट को बढ़ा दो, तो मैं ऐसा बोलूं, एक इस स्टॉक एडजस्टमेंट की वजह से आपका 5 लाख और 6 लाख है वो आपका 11 लाख प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये जो आपका स्टॉक एडजस्टमेंट है उसकी वजह से आपका 11 लाख रुपीस है वो प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जब आप सॉल्यूशन में जाके देखेंगे ना बाबू, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मैंने 11 लाख रुपीस है उससे आपका स्टॉक एडजस्टमेंट करके और आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। तो 5 लाख भी ऐड हो रहा है और 6 लाख भी ऐड हो रहा है, तो टोटल 11 लाख से आपका प्रॉफिट है वो पीजीबीपी का बढ़ जाएगा ड्यू टू द स्टॉक एडजस्टमेंट डन। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलता है देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट, सो 11 लाख से यहां पे प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, 11 लाख रुपीस से आपका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। उसके अगला एडजस्टमेंट, ₹45,000 पेड इन कैश टू मिस्टर राज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। एक बात बताओ, रिटायरमेंट पे आप कैश में किसी को भी 50,000 तक का कैश में पेमेंट कर सकते हो, ऐसा एक रूल 6DD में लिखा हुआ है। रिटायरमेंट के टाइम पे एक बात बताइए, रिटायरमेंट के टाइम पे आप कैश में किसी को भी 50,000 तक का पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पे 45,000 का पेमेंट किया है, तो क्या पूरा अलाउ हो जाएगा? आंसर इज यस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो ट्रांसपोर्टर को 35,000 का लिमिट था, बट बेटा रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप किसी को भी कुछ पेमेंट करते हैं तो आप 50,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये अलाउ हो जाएगा? राइट आंसर इज यस, ये आपका अलाउ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बोला कि सर मई 2026 का आपका कंपाइलर उस पे मिल रहा है वेबसाइट पे, आंसर इज यस, अभी हमने अपलोड कर दिया। आई थिंक इट विल बी अवेलेबल विद इन 1 और 2 डेज, और अगर अवेलेबल है तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में, तो गाइस इसका आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट फॉर द पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 14 इज वेरी इंटरेस्टिंग। कंट्रीब्यूशन ऑफ 2,50,000 टू द साइंटिफिक लेबोरेटरी
फंक्शनिंग एट द नेशनल लेवल, तो नेशनल लेबोरेटरी हुआ। अगर साइंटिफिक लेबोरेटरी फंक्शनिंग एट द नेशनल लेवल तो नेशनल लेबोरेटरी हो गया। विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर यूज ऑफ द अमाउंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। ये गाइस आपको पता है, मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाई थी, सेक्शन 35 2AA। अब इतना तो सेक्शन याद नहीं रहेगा, बट 35 तो याद है, साइंटिफिक रिसर्च वाला। और उसमें एक पार्ट बी था, और पार्ट बी क्या था पता है? डोनेशन टू द आउटसाइडर। और डोनेशन टू द आउटसाइडर याद करो, मैंने बताया था रजनी आईसीयू। रजनी आईसीयू में रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को देते हो, और अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो तो 100% अलाउ है। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो तो भी 100% अलाउ है। आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी को देते हो तो भी 100% अलाउ है। एंड गाइस, अगर आप किसी इंडियन कंपनी को देते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये बाबू, मैंने ये भी तो बताया था कि न्यू टैक्सेशन रिजीम में ये डिडक्शन नहीं मिलता। न्यू टैक्सेशन रिजीम में क्या क्या नहीं मिलता था रे, याद करना। एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था, एक साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन की डिडक्शन थी वो नहीं मिलती थी करके, ठीक है। एक तुम्हारा 35 AD वाला जो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है वो नहीं मिलता था। एंड गाइस, आपका 10AA SEZ का डिडक्शन नहीं मिलता था। तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे आपका इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा इन द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो 115 BAC में नहीं मिलेगा भैया। नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम से जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट 115 BAC में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आप एक काम करिए, इसको 2,50,000 को पूरे को क्या कर दीजिए, डिसअलाउड कर दीजिए। क्यों डिसअलाउड कर रहे हैं? क्योंकि आप 115 BAC ले रहे हैं, तो 115 BAC लेते टाइम इसको आपको डिसअलाउड करना पड़ेगा। बट जब आप नॉर्मल इनकम निकालेंगे, जब आप ओल्ड टैक्सेशन रिजीम से कैलकुलेट करेंगे, तब आपको ये अलाउ हो जाएगा। You got my point or not? Yes sir, समझो कि नहीं समझा? समझा बाबू, समझो ना। या अगला पॉइंट क्या बोलता है, देखिए। The amount of the 5 lakh was paid to the manager of the company under the voluntarily retirement scheme, that is VRS का compensation। एक बात बताओ, VRS का compensation, VRS का compensation, VRS का compensation एक सेक्शन होती है 35 DDA। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है 35D और DDA होता है VRS का कंपनसेशन। आपको पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड VRS का कंपनसेशन अलाउ तो होता है, बट इट इज अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इट इज अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ना। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है एंड जो VRS का खर्चा आप करते हो, ये आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है। तो बाबू यहां पे आपने 5 लाख का VRS का खर्चा किया, सीधा P&L के डेबिट में डाल दिया। अरे P&L के डेबिट में तो 1 लाख ही जाना चाहिए था। तो मैं बताऊं, आप एक काम करिए, यहां पे 4 लाख रुपीज है वो आप डिसअलाउड कर दीजिए। तो यहां पे एडबैक कर दीजिए 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज है वो आप यहां पे डिसअलाउड कर दीजिए, मींस एडबैक कर दीजिए। तो 4 लाख है वो आप डिसअलाउड कर देंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर PGBP का इनकम। व्हाइल कैलकुलेटिंग PGBP का इनकम 4 लाख डिसअलाउड कर दीजिए, एडबैक कर दीजिए, क्योंकि P&L के डेबिट में कितना जाना चाहिए? सिर्फ 1 लाख, दैट इज द 1/5 वो जाना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग सर, हर पॉइंट में आप यही बोल रहे हो इट इज इंटरेस्टिंग करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल ऑफ 5 लाख परचेज ऑन 17 मार्च 2026 फ्रॉम मिस्टर कुकू, a small enterprise as per the MSME Act. Payment made to Kuku on the 15th April 2026. There is no written agreement between the parties related to the payment. And guys, ये जो पॉइंट था, एक सेक्शन 43B में क्लॉज नंबर H आया था, और मैंने बोला था ये क्लॉज नंबर H क्या बोलता है। जो 43B था उसमें क्लॉज नंबर H ये था कि गाइस, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप गुड्स या सर्विस खरीदते हैं या तो स्मॉल एंटरप्राइज से या फिर आप माइक्रो एंटरप्राइज से, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से आप क्या करते हैं, गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, तो उसको पेमेंट कब तक करना पड़ेगा पता है? उसको पेमेंट करना पड़ेगा अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में जितने डेज दे रखे उतने डेज के अंदर अंदर कर लो। लेकिन वो डेज मैक्सिमम 45 डेज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते भाई। अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में जितने डेज दे रखे उतने डेज के अंदर अंदर कर लो। एंड भाई साहब वो मैक्सिमम डेज कितने हो सकते हैं? 45 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते।
और अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर करना पड़ता है, और अगर आपने 15 डेज में पेमेंट कर दिया तो खर्चा इस साल में अलाउ होगा, अदरवाइज वो खर्चा उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप एक्चुअल पेमेंट करोगे। तो अगर आपने फॉर एन एग्जांपल 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, अगर एग्रीमेंट नहीं है और 15 डेज में पेमेंट कर दिया तो खर्चा इस साल में अलाउ होगा, अदरवाइज वो खर्चा उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे। तो बाबू एक बात बताओ, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था 17 मार्च 2026 को एंड देयर इज नो रिटर्न अग्रीमेंट, तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना है। तो 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना है तो 17 मार्च के बाद आप 18 मार्च से डेज काउंट कर लो। तो 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 2 अप्रैल। तो मैं बताऊं यहां पे आपका जो डे आ रहा है वो आई थिंक आ रहा है 2 अप्रैल 2026 तक पेमेंट करना था। आपने जो पेमेंट किया है वो 15 अप्रैल 2026 को किया है, तो करंट ईयर में खर्चा अलाउ नहीं होगा, ये खर्चा उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो आपने पेमेंट अगले साल किया है तो खर्चा अगले साल अलाउ हो जाएगा। तो बाबू यहां पे आप एक काम करिए, पूरा 5 लाख रुपीज है वो एड बैक कर दीजिए, मींस 5 लाख रुपीज एड बैक करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीजीबीपी का इनकम। तो पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए आप एक काम करिए, 5 लाख रुपया जो है वो 5 लाख पूरा क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीजीबीपी का इनकम करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब कुछ चीजें ऐसी दे रखी है जो आपके क्रेडिट साइड में डाल रखी है, क्रेडिट साइड में डाल रखी है। सबसे पहला अनरियलाइज रेंट। एक बात बताओ, अनरियलाइज रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी का आइटम है, तो इसको लेस कर दो ना, इसको बिजनेस में थोड़ी आएगा। अब ये पीएनडल के क्रेडिट में इधर डाल रखा है, इधर डाल रखा है हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, अनरियलाइज रेंट। अरे भाई ये बिजनेस का इनकम थोड़ी है। तो आप एक काम करो, इसको आप लेस कर दो, इसको भगा दो ना, यहां से हटा दो ना, और जैसे ही इसको अपन हटाएंगे तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एज वेल एज द डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी दे रखा है, तो यहां पे दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, वो तो अदर सोर्सेज में जाएगा रे। तो अदर सोर्सेज में जाएगा मींस यहां से आपको इसको लात मारो और इसको भगा दो, तो जब इसको आप हटाओगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो गाइस यहां पे अगर आप देखोगे क्रेडिट साइड में क्या क्या, अनरियलाइज रेंट है, उसका रिकवरी है, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया। तो आप एक काम करो, यहां से 3,50,000 को लेस कर दो व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीजीबीपी का इनकम। दूसरा डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन बैंक इज 1,60,000, ये भी अदर सोर्सेज का आइटम है, यहां पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखा है, तो इसको हटाओ यहां से, और जैसे इसको हटाओगे तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी इनकम 1,60,000 को भी आप लेस कर दो। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स डिपॉजिट नेट ऑफ टीडीएस दे रखा है 1,35,000। अब आपने पीएनडल के क्रेडिट में एफडी का इंटरेस्ट डाला है। अरे यार एफडी का इंटरेस्ट भी तो आईएफओएस में जाता है, एफडी का इंटरेस्ट है वो तो आईएफओएस का आइटम है ना, तो वो भी तो आईएफओएस में जाता है। तो आप इसको यहां से भगा दो, तो 135 को पहले आप यहां से 135 को हटा देंगे, और बाबू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। और विशु जब आईएफओएस में टैक्सेबल होगा तो आईएफओएस में तो इंटरेस्ट तो ग्रॉस टैक्सेबल होगा ना, और एफडी के इंटरेस्ट पे 10% आपका टीडीएस कटता है। तो बेटा ये 135 जो दे रखा है ये 90% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा, 1,50,000। तो 1,50,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना टैक्सेबल होगा, 1,50,000 है, वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 135 है वो पहले यहां से हटा दो पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम, और 150 है वो आप टैक्सेबल कर दो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डन। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट, एंड मैं बताऊं ये जो पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड समथिंग क्रेजी पॉइंट, दिस इज समथिंग क्रेजी पॉइंट। आप जब पढ़ोगे आप बोलोगे ओ सर क्या हुआ, देखो देखो क्या हुआ, समझना। द assessee had made a sale of 20 lakh to the A engineers, a sole proprietary concern, on the 10 October 2024 लास्ट ईयर आपने क्या किया था, 20 लाख का सेल किया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट ईयर पीएनडल बनाया होगा, तो पीएनडल बनाते टाइम आपने किसी को सेल किया था कुछ गुड्स जो कि 20 लाख का था। चलो अभी तक कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख का गुड्स सेल किया था, ठीक है।
सोल प्रोप्राइटर को, किसी को। ऑन 1 Feb 2025, लास्ट ईयर 24-25 में 10 लाख वर रिटर्न ऑफ इन द बुक्स एज अ बेड डेट्स। आपने लास्ट ईयर इधर बेड डेट्स क्लेम कर दिया था 10 लाख का, 10 लाख का आपने बेड डेट्स क्लेम कर दिया था। 20 लाख की सेल की, आगे वाला पैसा दे नहीं रहा था, 10 लाख का आपने बेड डेट्स ले लिया, ठीक है। और 10 लाख का बेड डेट्स लिया, बट 10 लाख अभी तक बेड डेट्स नहीं लिया, तो 10 लाख आपके नेट प्रॉफिट में आ गया और बाबू 10 लाख पे आपने टैक्स भर दिया लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर की सेल 20 लाख थी एन कंपनी को, आपने बेड डेट्स कितना लिया 10 लाख का, तो इसका मतलब 10 लाख पे आपने टैक्स भर दिया लास्ट ईयर। हुआ क्या पता तुमको? ड्यू टू द डिमाइस ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, वो बंदा मर गया, आगे वाला बंदा मर गया, and the assessee could collect only 7 lakh towards the final settlement on the 1 Feb 2026। फाइनल सेटलमेंट में सिर्फ 7 लाख रुपीस हमको मिला। The amount recovered was shown as bad debts recovered and credited to the statement of profit and loss account। and guys, जो 7 लाख रुपया मिला ना, वो आपने P&L के क्रेडिट में डाल दिया, टैक्सेबल कर दिया। एक बात बताओ, अगर आपको याद रहे तो मैंने आपको यह बताया था कि बेड डेट्स का रिकवरी कितना टैक्सेबल होता है, पता है? तो आपको मैंने बोला था कि रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। आपकी रिकवरी कितनी हुई? 7 लाख हुई, और बेटा डिसअलाउड पहले कितना हुआ था? 10 लाख हुआ था। तो बाबू एक बात बताऊं, आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात बताओ, आपने 20 लाख की सेल की थी, वो खजूर 20 लाख दे ही नहीं रहा था, तो भी आपने 10 लाख का बेड डेट्स तो ले लिया, बट 10 लाख का बेड डेट्स लेना बाकी था। 10 लाख पे आपने टैक्स भर दिया, ये 10 लाख पे आपने टैक्स भर दिया, ये 10 लाख पे आपने टैक्स भर दिया। अब जब ये 10 लाख पे टैक्स भरा हुआ है, अब आपको 7 लाख मिला, तो जब आपको 7 लाख मिलेगा तो आप बोलोगे ना, मैंने 10 लाख पे तो ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है, तो मैं काहे को टैक्स भरूं? भाई बड़ा सिंपल है, 20 लाख की सेल थी, 10 लाख बेड डेट्स ले लिए थे, 10 लाख का बेड डेट्स लेना बाकी था, तो 10 लाख पे टैक्स भर दिए। अब आपको 7 लाख मिला, तो मैं काहे को 7 लाख पे टैक्स भरूं रे? मैं तो ऑलरेडी 10 लाख पे टैक्स भर चुका हूं। तो रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, तो अब मेरे हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, अब मेरे हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। नथिंग इज टैक्सेबल इन माय हैंड, मेरे हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो बाबू ये P&L के क्रेडिट में 7 लाख डाला हुआ है ना, पहले तो 7 लाख मैं लेस कर दूंगा, क्योंकि इट इज नॉट टैक्सेबल, तो ये 7 लाख डाला हुआ है, ये लेस कर दूंगा। एक गाइस एक बात बता, मेरा 10 लाख रुपीस पे टैक्स भरा हुआ है और मेरे को सिर्फ 7 लाख ही मिला, वो टैक्सेबल नहीं है, और यहां लिखा है इट इज अ फाइनल सेटलमेंट में मिला, तो मैं बताऊं 3 लाख का बेड डेट्स अब अलाउ होना चाहिए। मैं ऐसा बताऊं कि 3 लाख का बेड डेट्स और अलाउ होना चाहिए मुझे, भाई 3 लाख का बेड डेट्स है वो मुझे और अलाउ होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, 20 लाख की सेल थी, 10 लाख का बेड डेट्स ले लिया था, 10 लाख पे मैंने टैक्स भरा था, 10 लाख रुपीस पे मैंने टैक्स भरा था, ऑन 10 लाख आई हैव पेड द टैक्सेस। तो जब 10 लाख पे मैंने टैक्स भरा था, अब मुझे 7 लाख मिला, तो मैं बोलूंगा 10 लाख पे मैंने टैक्स भरा हुआ है और ये 7 लाख फाइनल सेटलमेंट में मिला है। तो एक बात बताऊं, मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई साहब 3 लाख का बेड डेट्स और मुझे अलाउ करा दीजिए ना, तो बाबू यहां पे आपका 3 लाख रुपीस का बेड डेट्स और अलाउ हो जाएगा और 3 लाख रुपीस आपका लेस हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीजीबीपी का इनकम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो डिसअलाउड अर्लियर का मतलब होता है जिसपे आपने टैक्स भरा था, क्योंकि एओ ने सिर्फ 10 लाख की बेड डेट्स अलाउ किया, 10 लाख डिसअलाउड किया, मतलब 10 लाख पे मैंने टैक्स भरा था। तो अब मेरे को 7 लाख मिला, तो पहली चीज तो मैं 7 लाख पे टैक्स क्यों भरूं? मैंने 10 लाख पे टैक्स भरा हुआ है, तो 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो लेस हो जाएगा क्योंकि आपने वहां डाल रखा है P&L के क्रेडिट में। और दूसरी चीज, ये मुझे फाइनल सेटलमेंट में मिला, और तो जब फाइनल सेटलमेंट में मिला तो मुझे 3 लाख का फर्दर बेड डेट्स अलाउ होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा 3 लाख का बेड डेट्स हो गया, तो वो अलाउ करा दो ना, तो इसके लिए 3 लाख रुपया और लेस हो जाएगा।
मैं बताऊं ये एडजस्टमेंट इतना इजी नहीं है। मैं ये एडजस्टमेंट को फाइनल से लेके आया हूं, सीए इंटरमीडिएट का एडजस्टमेंट नहीं है, इसको सीए फाइनल से लेके आया हूं और सीए फाइनल से लाके और मैंने यहां पे आपके लिए ये रखा है। अगला एडजस्टमेंट देखिए क्या दे रखा है। अगला एडजस्टमेंट बोलता है ट्रेड क्रेडिटर ऑफ 5 लाख वर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 years and there is no business relationship with them. The amount was unilaterally transferred to credit to the profit and loss account. ए गाइस क्रेडिटर कब बनता है? जब आपका परचेज होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही तो एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब एक बात बताओ, आपने क्या किया, यहां परचेज की थी 5 लाख की, ठीक है, और उस क्रेडिटर से 5 लाख की आपने परचेज की थी, आपने डिडक्शन ले लिया था, लेकिन 5 साल से आप उसको पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। 5 साल से आप उसको पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। अगर सेक्शन नंबर याद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक सेक्शन थी 41(1) करके, और 41(1) में मैंने लिखा था दैट इज द रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी और रिफंड ऑफ द एनी एक्सपेंडिचर। गाइस अगर पीएनडल के डेबिट में अगर कोई खर्चे का डिडक्शन ले लिया और फ्यूचर में अगर वो रिफंड हो जाता है तो वो आपके पीएनडल के क्रेडिट में जाएगा, टैक्सेबल होगा। जैसे आपने जीएसटी का पेमेंट किया और जीएसटी पीएनडल के डेबिट में डाल दिया, बट फ्यूचर में आपको जीएसटी का रिफंड मिल गया तो जीएसटी रिफंड कहां टैक्सेबल होगा? पीएनडल के क्रेडिट साइड में जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल मैंने दिया था, पता है कि जैसे आपने लाइट बिल का खर्चा पीएनडल के डेबिट में डाल दिया और कल उठ के लाइट बिल माफ हो गया, तो लाइट बिल माफ हो गया तो वापस से इसको पीएनडल के क्रेडिट में डालना पड़ेगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल करना पड़ेगा। या आपने कोई गुड्स किसी से परचेज किया और आगे वाला मर गया, पैसा देने की जरूरत ही नहीं, तो आपको तो मजा आ गया, आपको तो फायदा हो गया, क्रेडिटर आई नहीं, तो इसको इतना का इतना पीएनडल के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। तो यहां पे ऐसा ही हुआ है। यहां पे एक क्रेडिटर है आपका जिसको 5 लाख का पेमेंट करना था, उससे 5 लाख परचेज किया था, बट बेटा वो तो अभी जो है 5 साल हो गए, टाइम बार्ड हो गया। और आप क्या करते हो भाई, टाइम बार्ड अब आप नहीं देने वाले हो, तो आपने पीएनडल के क्रेडिट में डाल दिया, तो ऑब्वियसली क्रेडिट में ही डालना चाहिए, ऑब्वियसली क्रेडिट में ही डालना चाहिए, ये टैक्सेबल होना चाहिए। तो आपने क्रेडिट में डाल रखा है, तो बेटा अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंस इट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द पीएनडल अकाउंट, ये ऑलरेडी पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखा है, तो बाबू आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डन। चलिए अब अपन बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है। देखिए सबसे पहला डेप्रीशिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल से वो 28 लाख है, तो 28 लाख का डेप्रीशिएशन अलाउ होना चाहिए। भाई हमने अकाउंट्स वाला डेप्रीशिएशन एड बैक कर दिया था, तो डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स एक्ट वाला अलाउ होना चाहिए, तो इनकम टैक्स एक्ट वाला लेस हो जाएगा, तो इसको आप लेस कर देंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी इनकम। While calculating the PGBP income, एक बच्चा बोल रहा है कि सर सुपर 25 जैन के लिए वीडियो कब आएगी? परसों लाइव सेशन ले लूंगा 4 घंटे का और आपको 25 क्वेश्चन फटाफट आपको रिवाइज करा दूंगा फास्ट फॉरवर्ड बढ़िया मैराथन जैसे करके, ठीक है। तो आप परसों आ जाइएगा, टाइम कब रहेगा मैं आपको बता दूंगा। संडे को लेक्चर रहेगा, आई विल अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम, मैं आपको टाइम दे दूंगा कौन से टाइम रहेगा, तो गाइस उस दिन आप आ जाइए परसों करके, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल पे अटेंशन। डेप्रीशिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल्स है वो 28 लाख है, पीएनडल के डेबिट में चला जाएगा, आंसर इज यस, तो इसको आप लेस कर दीजिए। अब देखना है दूसरा पॉइंट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर allowed on the due basis but paid in the current financial year in the cash 35,000। ये गाइस एक बात बता रही, मैंने आपको क्या बोला था कि करंट ईयर में कोई खर्चा होता है, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को कैश में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो तो वो खर्चा डिसअलाउड करने का। लेकिन अगर खर्चा ऑलरेडी पहले अलाउ हो चुका है ऑन द अक्रूअल बेसिस, खर्चा पहले ऑलरेडी कार्तिक अलाउ हो चुका है ऑन द अक्रूअल बेसिस, जैसे 4 साल पहले आपने कुछ परचेज किया था तो एंट्री क्या पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। वो खर्चा तो अक्रूअल बेसिस पे अलाउ हो चुका है ना। अब अगर आप करंट ईयर में उसको कैश में पेमेंट करते हो तो बताओ क्या होगा? मैं बोलूं करंट ईयर में अगर 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया तो ये तुम्हारा इनकम बन जाएगा।
ऐसा सेक्शन 48(3) में एक नोट लिखवाया था कि अर्लियर अगर डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम ऑन द पेमेंट लाइक अक्रूअल बेसिस, आपने जब गुड्स खरीदा था तो आपने तो उधार खरीदा था, उस टाइम पे डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, परचेज ऑलरेडी डाल चुके हो P&L के डेबिट में, और अब करंट ईयर में अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं और अगर 10,000 से ज्यादा है इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो करंट ईयर की वो इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो बाबू इसको आपको इस साल की इनकम बनाना पड़ेगा, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा और एक अलग हेडिंग देना पड़ेगा कि इनकम दिस इज नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट बट इट शुड बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीजें दे रखी है इसका इंपैक्ट अभी तक आपने P&L पे नहीं दिया है, तो बेटा आपको एक अलग से हेडिंग देके ऐड में लिखना पड़ेगा कि इनकम शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो अब अपन इसको ऐड करेंगे, तो इसको आप अपनी इनकम बना दीजिए। तो इसको अपन ऐड करेंगे 35,000 को व्हाइल कैलकुलेटिंग द PGBP का इनकम। डन। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, गजब इंटरेस्टिंग है। क्या? देखो, ऑडिट फीस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, लास्ट ईयर का ऑडिट फीस, लास्ट ईयर का 24-25 वाज लास्ट ईयर, 24-25 वाज लास्ट ईयर, 75,000 टीडीएस डिडक्ट किया था but not paid in the relevant previous year. However, TDS paid on the 31st December 2025. एक बात बताओ, लास्ट ईयर का ऑडिट फीस है तो प्रीवियस ईयर 24-25 का ऑडिट फीस आपका 75,000। लास्ट ईयर आपने टीडीएस तो काटा था बट लास्ट ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले टीडीएस जमा नहीं कराया, क्योंकि एक बात बताओ, लास्ट ईयर का आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आएगा 31 अक्टूबर 2025, क्योंकि आपकी ऑडिट होती है। क्योंकि लास्ट लाइन में दे रखा है कि आपका जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ है, तो आपकी ऑडिट हुई होगी, तो आपकी ऑडिट होती है। तो एक बात बताओ, लास्ट ईयर का आपका जो टर्नओवर है वो लास्ट ईयर का टर्नओवर, यहां तो ये तो आपके लास्ट ईयर 24-25 का, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो आपका 3 करोड़ है। तो बेटा एक बात बताओ, लास्ट ईयर की ऑडिट हुई होगी, तो लास्ट ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2025 होगा। और आपने टीडीएस को जमा कब कराया है पता है? आपने टीडीएस को जमा कराया 31 दिसंबर 2025। तो एक बात बताओ, लास्ट ईयर में आपका 30% खर्चा डिसअलाउड हुआ होगा ड्यू टू द सेक्शन 40A क्लॉज 1A, आपका 30% एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में डिसअलाउड हुआ होगा। और जब 30% लास्ट ईयर में डिसअलाउड हुआ होगा और इस साल आपने टीडीएस जमा कराया, मतलब लास्ट ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में कराया, तो मैं बोलूं आपका ये खर्चा इस साल में अलाउ हो जाएगा। क्योंकि देखो, टीडीएस जब काटा और गवर्नमेंट को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो लास्ट ईयर में आपका डिसअलाउड हुआ होगा 30%, दैट इज 75,000 का 30% कम्स टू द 22,500 है, ये लास्ट ईयर में डिसअलाउड हुआ होगा। लेकिन इस साल अभी आपने दिसंबर 2025 में टीडीएस जमा करा दिया, तो बेटा इस साल में आपका 22,500 है वो अलाउ हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी का इनकम। व्हाइल कैलकुलेटिंग का पीजीबीपी का इनकम, व्हाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी का इनकम, व्हाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी का इनकम 22,500 आपको अलाउ हो जाएगा। तो आप अलाउ में जाके जब देखोगे, तो अलाउ में आपके पास बुक रहेगा, तो जब आप अलाउ में जाके देखोगे तो अलाउ में ऐसा लिखा होगा, मैंने अलाउ में मैंने आपको जो है वो आपके लेस वाले आइटम में मैंने आपका लिखा होगा, लेस वाली आइटम में, कि ये तुम्हारा जो ऑडिट फीस का देखो ये 22,500 लास्ट ईयर में आपका जो है वो डिसअलाउड हुआ था और इस साल में टीडीएस जमा करा दिया, तो इस साल में वो आपका अलाउ हो जाएगा करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में गाइस नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द assessee had obtained a loan of 5 lakh from the Manu Textile Private Limited, in which he holds 16% voting power. The accumulated profit of Manu Textile Private Limited as on the date of receipt of loan is 2 lakh. गाइस, ये जो assessee है मिस्टर बीबी, मैं जो हूं, मैंने मनु प्राइवेट लिमिटेड से लोन लिया और लोन कितना लिया? 5 लाख का। और मनु प्राइवेट लिमिटेड का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो उसका 2 लाख है, और मनु प्राइवेट लिमिटेड में मेरा जो शेयर होल्डिंग है वो 16% है। एक बात बताऊं, देखो यहां पे मिक्स हो रहा है सब चीजों का।
मिक्स क्या हो रहा है कि एक बात बताओ, आपको याद रहेगा तो एक डीम्ड डिविडेंड हुआ करता था 222E वाला, और 222E वाला डीम्ड डिविडेंड क्या था पता है? कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन देती है और वो शेयर होल्डर को लोन देती है और उस शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो गाइज एक बात बताइए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जितना ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222E करके। याद करो 222E वाला एक चार्ट ऐसे बना रखा था कि क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब अनलिस्टेड कंपनी गिव्स द लोन टू द शेयर होल्डर, जिस शेयर होल्डर के पास 10% का शेयर होल्डिंग है, या फिर ऐसे किसी कंसर्न को जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी को बेनिफिट के लिए दिया जाता है, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो मैं एक बात बताऊं, यहां पे क्या हो रहा है ना कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो 5 लाख है, बट कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख है और 10% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग है इस शेयर होल्डर के पास, उसने कंपनी से लोन लिया। याद करो एग्जांपल मैंने दिया था दीपू और मेरा और दीपिका का एक कंपनी में हमारा शेयर होल्डिंग है और हम लोग वहां से लोन ले लेते थे डिविडेंड की जगह, तो इसको डीम्ड डिविडेंड बनाया गया। तो बेटा ये जो 2 लाख है ये मेरे लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब गाइस एक बात बताऊं, मैं ये वाला जो एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग की नसें खुल जाएगी इस एडजस्टमेंट में। देखो क्या दे रखा है, समझना, हाँ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, बट ये मैंने हैंडमेड एडजस्टमेंट है, ये सब हैंडमेड एडजस्टमेंट है। कुछ एडजस्टमेंट ऐसे है जो आपको कहीं दिखेंगे नहीं, मतलब कहीं पे भी आईसीआई की बुक में नहीं है, ये मेरा हैंडमेड एडजस्टमेंट है। देखो क्या दे रखा है, समझना, सबसे इंटरेस्टिंग, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरेटर इज अ 10 लाख। जनरेटर खरीदने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 10 लाख की। द जनरेटर वॉज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर प्रिंटिंग बिजनेस ऑन द 1st June 2025 फॉर 35 लाख। सम ऑफ 5 लाख वॉज पेड एज एडवांस बाय कैश टू द सप्लायर ऑफ द जनरेटर। ये गाइस एक बात बताओ, आपने जनरेटर खरीदा है प्रिंटिंग बिजनेस के लिए 35 लाख का, जनरेटर 35 लाख का है, लेकिन आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। एक बात बताऊं, देखो नॉर्मली जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है ना वो टैक्सेबल होती है बिजनेस में, अगर वो बिजनेस की वजह से है। लेकिन अगर कोई असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, मैंने आपको पीजीबीपी में एक्चुअल कॉस्ट बताया था, और एक्चुअल कॉस्ट में क्या लिखा था पता है तुमको, कि जितना परचेज प्राइस ले लो प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड करो, इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड करो, अगर ट्रायल रन का खर्चा है वो भी ऐड करो, अगर लोन लेके असेट खरीदा है तो अप टू द डेट ऑन विच असेट इज एक्चुअली पुट टू यूज उसको आप ऐड करो। और भाई साहब लेस क्या करते थे, अगर ट्रायल रन का प्रोडक्ट सेल कर दिया तो उसका जो आया लेस कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो वो आप लेस कर दो, तो गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो वो आप लेस कर दो। तो गाइस एक बात बताओ, यहां पे आपने जनरेटर 35 का खरीदा जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख रुपीस है, तो वो आपका लेस हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई 25। लेकिन बेटा जनरेटर के लिए आपने 5 लाख का कैश में पेमेंट किया है। एक बात बताओ, वहां असेट से रिलेटेड भी तो ऐसा था कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन को आप 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो वो असेट की कॉस्ट में नहीं आएगा और उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को आप है वो 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करो, 5 लाख वो भी लेस कर दो। अब 5 लाख आपने लेस कर दिया तो आपके पास में कितना बचा बाबू, 20 लाख रुपीस बचा। ये 20 लाख आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। लेकिन थांबा, रुको जरा, सब्र करो, 2 पॉइंट और है जो बड़े ही खतरनाक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू द ट्रांसपोर्टर 25,000 इन द कैश। एंड गाइस दूसरा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड टू द अली 35,000 थ्रू द भीम यूपीआई। तो एक बात बताओ, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा 35,000 है वो तो ऐड हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ,
ट्रांसपोर्टर को आपने 25,000 का कैश में पेमेंट किया, चलेगा या नहीं चलेगा? ट्रांसपोर्टर को आपने 25,000 का कैश में पेमेंट किया, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, ये गाइस चलेगा कि नहीं चलेगा? ट्रांसपोर्टर को 25,000 का कैश में पेमेंट किया, चलेगा या नहीं चलेगा? यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर चलेगा सर, क्या दिक्कत है सर, लेकिन मैं बोल दूं नहीं चलेगा। एक बात बताऊं, आप याद करो, ये ट्रांसपोर्टर को 35,000 का खर्चा अलाउ है, ये मैंने कहां सिखाया था पता है? ये मैंने आपको सेक्शन 48(3) में सिखाया था। 48(3) में सिखाया था। पीजीबीपी में जब अपन 48(3) की बात कर रहे थे ना, वहां पे सिखाया था, एक्चुअल कॉस्ट के टाइम पे नहीं सिखाया। एक बात बताओ, ये जब मैंने आपको 48(3) यहां पे पढ़ाई थी, तो मैंने 48(3) में ऐसा बोला था कि आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करो तो 10,000 की जगह 35,000 अलाउ है, बट ये सिर्फ रेवेन्यू खर्चों के लिए है। रेवेन्यू खर्चों के लिए है। ट्रांसपोर्टर को 35,000 का पेमेंट रेवेन्यू खर्चों के लिए 35,000 किया तो चलेगा। एक बात बताओ, आप याद करो, जो एक्चुअल कॉस्ट लेते थे अपन, असेट की कॉस्ट लेते थे, वहां ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं था। वहां ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं था जहां मैं डेप्रीशिएशन पढ़ा रहा था। और गाइज अगर आपको याद रहे डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन में जहां मैंने आपको एक्चुअल कॉस्ट पढ़ाया था, और डेप्रीशिएशन में जब मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा रहा था ना, वो एक्चुअल कॉस्ट पढ़ाते टाइम ये जो एक्चुअल कॉस्ट पढ़ाया था, यहां पे मैंने आपको कहीं पे भी 35,000 का नहीं बोला था। यहां तो सिर्फ 10,000 का ही लिमिट था। आप याद करो, मैंने आपको बोला था अली को इंस्टॉलेशन के लिए 15,000 पे किया, अलाउ नहीं है। रवि को ट्रांसपोर्टेशन है 9,000 पे किया तो अलाउ है। 10,000 से ज्यादा का यहां पे नहीं कर सकते, तो यहां पे वो एक्सेप्शन नहीं है ब्रो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है ना, ये समझना, ये बंदा, ये माइट गाय जो भी है, एक बात समझ, यहां पे जो लिमिट है ना वो 10,000 का ही है। जब असेट एक्वायर कर रहे हो ना, वहां पे ऐसा ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 का लिमिट नहीं है, वो रेवेन्यू खर्चों के लिए है। रेवेन्यू खर्चों के लिए है, रेवेन्यू खर्चों के लिए है, कैपिटल खर्चे के लिए नहीं है। तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे जो है ना, ये इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, ये इतना इजी वाला क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ मास्टर क्वेश्चन। तो यहां पे बाबू ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा, मींस इसको अपन ऐड नहीं करेंगे। तो आपके जनरेटर की कॉस्ट आ गई 20,35,000। 20,35,000 है, ये आपके जनरेटर की कॉस्ट है। ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कैश में पे किया 10,000 से ज्यादा है, इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अब एक चीज समझना, यहां दे रखा है दिस एडजस्टमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई ये एडजस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो अब कर लो। जब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो अब कर लो। तो एक बात बताऊं, इस पे आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। डेप्रीशिएशन कितना मिलेगा? ये जनरेटर आपने 1 जून 2025 को इंस्टॉल किया तो फुल रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो बेटा 20,35,000 पे आप 15% की रेट से डेप्रीशिएशन लेंगे, तो 20,35,000 पे 15% की रेट से आपका जो डेप्रीशिएशन आता है, दैट्स कम्स टू द 3,05,000 और 250, इतना डेप्रीशिएशन आ जाए, इतना डेप्रीशिएशन आ जाएगा। कितना? 3,05,250, इतना डेप्रीशिएशन आएगा। अरे एडिशनल मिलेगा या नहीं? प्रिंटिंग बिजनेस में यूज हो रहा है, प्रिंटिंग तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। आपको पता है, मैंने आपको वहां बताया था एडिशनल डेप्रीशिएशन में, प्रिंटिंग बिजनेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग, तो बेटा उस पे एडिशनल भी मिलना चाहिए। और एडिशनल कितना मिलना चाहिए? 20,35,000 पे 20% एडिशनल भी मिलना चाहिए, 4,07,000। बट बाबू नए टैक्सेशन रिजिम में एडिशनल नहीं मिलेगा। यहां तो नया टैक्सेशन रिजिम फॉलो कर रहे हैं ना, और 115 बीएसई फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा पहले अपन 115 बीएसई के हिसाब से कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। जब नॉर्मल कंप्यूटेशन करेंगे तो आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा, लेकिन यहां तो अपन 115 बीएसई फॉलो कर रहे हैं, तो बेटा आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो
तो नॉर्मल डेप्रीशिएशन 3,05,250 है, वो आप लेस कर दीजिए तो आप देखोगे कि लेस वाली आइटम में जो मैंने डेप्रीशिएशन लिया होगा, तो डेप्रीशिएशन में मैंने ये जनरेटर पे देखिए 3,05,250 लिया है। एडिशनल डेप्रीशिएशन नॉट अलाउड इन द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम। तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में ये अलाउ नहीं होगा गाइस। मैंने यहां नोट भी दिया है आपके कि वो जनरेटर पे आपने जो है वो 35,000 का लिमिट कैपिटल खर्चे के लिए नहीं है। देखो बीबी का नोट क्या है, लिमिट ऑफ कैश पेमेंट ऑफ 35,000 टू द ट्रांसपोर्टर इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 48(3) एंड नॉट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में गाइस एक और बात समझते हैं, और अभी तो बस थोड़ा सा पॉइंट और बचा है और उसके बाद आपका ये टॉपिक जो है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट देखिए क्या बोलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल पीपल पे अटेंशन। अगला पॉइंट क्या बोलता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं करके, ठीक है। चलिए ऑल पीपल पे अटेंशन, यहां देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ऑल पीपल पे अटेंशन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट। An asset was purchased for 6 lakh on 17 November 2024 last year for conducting the scientific research, and deduction was claimed under section 35 of the Income Tax Act 1961. The asset was sold on 5th September 2025 for the consideration of 8 lakh. Guys आपने ना साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए आपने असेट खरीदी थी, और वो कब खरीदी थी? लास्ट ईयर खरीदी थी 6 लाख में, और अब आपने लेबोरेटरी से वो असेट 8 लाख में बेच दी। देखो आपने लास्ट ईयर साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए एक असेट खरीदी थी, और वो असेट अभी आपने बेच दी। कितने में बेच दी? 8 लाख में बेच दी। और गाइस अगर आप देखोगे, जब मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको पीजीबीपी में बता रखा है। क्या बता रखा है पीजीबीपी में? अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पीजीबीपी में यह बता रखा है कि साइंटिफिक रिसर्च की असेट अगर आप बेच देते हो तो क्या होगा। मैं अभी आपको लेके जाता हूं। देखो मैंने कहां बताया था, तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च की असेट है ना, वो अगर आप बेच देते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपके साथ क्या होगा। तो देखिए यहां पे सेल विदाउट यूज इन द बिजनेस, आपने बिजनेस में यूज नहीं की, साइंटिफिक रिसर्च की असेट लेबोरेटरी में लाई, फिर थोड़े टाइम बाद बेच दी, तो क्या होगा। सेलिंग प्राइस और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 विच एवर इज लोअर है ना, ये तो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। और गाइज अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है तो आपका कैपिटल गेन होगा। तो यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 लाख की असेट थी जो लेबोरेटरी के लिए खरीदी, फिर लेबोरेटरी से आपने 8 लाख में बेच दी। तो गाइज एक बात बताऊं, यहां पे आपका सेलिंग प्राइस और लेबोरेटरी में लाया होगा तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 कितना लिया होगा। Whichever is lower है ना, that is going to be taxable under the head PGBP. And guys, if selling price is more than cost ना, तो वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा। तो यहां पे आपका सेलिंग प्राइस है वो 8 लाख रुपीज है, और आपने डिडक्शन कितना लिया था? 6 लाख रुपीज लिया था। तो गाइज ये 6 लाख तो आपके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, एंड बेटा आपका कैपिटल गेन भी होगा। आंसर इज यस, बिकॉज सेलिंग प्राइस है वो आपका 8 लाख है और आपका कॉस्ट है वो 6 लाख है, तो आपका 2 लाख रुपीज है वो आपके कैपिटल गेन में जाएगा। और कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ये असेट आपने लास्ट ईयर ही खरीदी थी, ये असेट आपने लास्ट ईयर ही खरीदी थी। तो बेटा यहां पे आपका 2 लाख रुपीज है, उतने का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ईपीएफ। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बट ये एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2 लाख रिकवर्ड फ्रॉम देयर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2026 shown in the balance sheet under the head sundry creditor was remitted on 31st May 2026। ए गाइस एक बात बताऊं, यहां पे क्या है, आपने 2 लाख रुपीस का एम्प्लॉय का कुछ कंट्रीब्यूशन है जो अपने पास कलेक्ट करके रखा है, अपनी जेब में डाल के रखा है। एक बात बताओ,
अगर आपने अपने एम्प्लॉय का पैसा मार के बैठे हो, अपनी जेब में डाल के रख बैठे हो, तो मैंने बोला था आपको जमा कराना पड़ेगा उस फंड की ड्यू डेट तक। 36(1) में था कि अगर आपने एम्प्लॉय से कुछ कलेक्ट किया towards the PF या ESI and all, that has to be deposited in that fund up to the due date of that fund। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ दैट फंड तक जमा कराया तो ठीक है, नहीं तो आपकी वो इनकम बन जाएगी। और ड्यू डेट ऑफ दैट फंड क्या होता है? अगले महीने की 15 तारीख। अगले महीने की 15 तारीख। और एक बात बताऊं, अगले महीने की 15 तारीख, अगले महीने की 15 तक आपको जमा कराना पड़ेगा। और ये आपके मार्च 2026 का है। तो मार्च 2026 का है, मार्च 2026 का है, तो आपको कब तक जमा कराना था? 15 अप्रैल 2026। आपने लेट जमा कराया तो ये आपकी इनकम बन जाएगी। तो यहां पे ये मेरी इनकम बन जाएगी, 5 लाख रुपीस है। इसको आप क्या बना दो? इनकम बना दो व्हाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी का इनकम। उसके बाद दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। बस ये लास्ट है और इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट करके, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं था सर, ये महासागर था करके, ठीक है। चलो लास्ट एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 द एसएससी हैज एम्प्लॉयड 56 एडिशनल एम्प्लॉय फॉर द लेदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो यहां पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्रिंटिंग बिजनेस है, ये लेदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। क्योंकि एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा था? एसएससी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। तो हमारा एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और है। अब एक बात समझना, लेदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें हमने 56 नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए। ऑल दिस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड and 39 out of the 56 employee join on the 1st June 2025 जिनका सैलरी 15,000 पर मंथ है। 14 employee join on the 1st July 2025 जिनका सैलरी 45,700 है। and 3 employee join on the 1/11/2025 जिनका सैलरी 22,000 पर मंथ है। and the salary of the 9 employee who join on the 1st June 2025 are being settled by the bearer check every month। ऑडिट 44AB में होता है। गाइस एक बात बताओ, याद करो, एक डिडक्शन मैंने बताया था 80JJAA। और 80JJAA क्या होता है पता है? जामत आ, जामत आ। मैंने बोला आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, एम्प्लॉय को ला लो। और गाइस एक बात बताओ, जब आप नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो तो उनको जितना सैलरी पे करते हो ना, उनकी सैलरी का आपको 30% डिडक्शन मिलेगा 80JJAA में। 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, वो एम्प्लॉय 240 डेज या उससे ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन उसमें बेटा एक कंडीशन और थी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर के बिजनेस में हो, फुटवेयर के बिजनेस में हो या अपैरेल के बिजनेस में हो, तो बेटा यहां पे 240 की जगह आपको 150 डेज लेना पड़ता है। 240 की डेज आपको 150 डेज लेना पड़ेगा अगर आप लेदर, फुटवेयर या अपैरेल्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो। दूसरा मैंने ये बताया था कि बेटा जो एम्प्लॉय है ना, उसका सैलरी कितना होना चाहिए? अप टू उसका सैलरी कितना होना चाहिए? एम्प्लॉय का सैलरी कितना होना चाहिए? बोलो 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 बोलो, फटाफट बोल के बताओ। एम्प्लॉय का सैलरी कितना होना चाहिए? अप टू 25,000 पर मंथ। 25,000 पर मंथ से ज्यादा सैलरी नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये था कि भाई साहब वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। और लास्ट कंडीशन ये था कि उसका सैलरी है ना, वो अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही पे होना चाहिए। अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे होना चाहिए। अगर ये भाई साहब इतनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो जो भी एडिशनल एम्प्लॉय आप रिक्रूट करोगे उनको जो सैलरी दोगे उसका 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, इसमें टोटल 56 एम्प्लॉय आपने रिक्रूट किए, इसमें से देखो 39 एम्प्लॉय तो ऐसे है जिनका सैलरी 15,000 है, इस पे मिल सकता है डिडक्शन। देखेंगे 14 एम्प्लॉय ऐसे है जिनका सैलरी 45,700 है, इस पे तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो 25,000 से ज्यादा है। और 3 एम्प्लॉय ऐसे है जिनका सैलरी 22,000 है। अब एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले आपने जो 39 एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं, लेकिन 39 एम्प्लॉय में से बाबू ऐसा दे रखा है कि 9 एम्प्लॉय का सैलरी ऐसा है जो आपने बियरर चेक से दिया है, बियरर चेक से दिया है।
तो 9 एम्प्लॉय का सैलरी बियरर चेक से दिया है, तो इस पे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बाकी वाले जो 30 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय हर किसी का सैलरी 15,000 है, और इन्होंने जॉब ज्वाइन किया 1 जून को, मतलब 10 मंथ तक जॉब रहा। तो इस साल में 10 मंथ का आपका टोटल सैलरी होता है, तो 30 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ, इट्स कम्स टू द 45 लाख रुपीस का सैलरी है, ये आपने पे किया है इन 30 एम्प्लॉय को। इन 30 एम्प्लॉय जो है वो 30 एम्प्लॉय को आपने 45 लाख का सैलरी पे किया, इस पे डिडक्शन मिलेगा 30%। अब गाइस एक बात समझना, ये जो 3 एम्प्लॉय ज्वाइन किए, ये 1 नवंबर को ज्वाइन किए और इनका सैलरी 22,000 है। पहली चीज तो 1 नवंबर को ज्वाइन किए, तो पहले आप ये देखो कि इस साल में क्या इनके 150 डेज है या नहीं, क्योंकि 240 डेज होने चाहिए, बट यहां तो एसएससी लेदर के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, तो 150 डेज है या नहीं। तो देखो, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 28 एंड मार्च के 31, 151 डेज हो रहा है। 151 डेज हो रहा है, तो बेटा 151 डेज हो रहा है, तो 150 डेज हुआ ना। तो बाबू एक बात बताओ, ये 3 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय आपका 22,000 और मल्टीप्लाई बाय आपने नवंबर से ले लो, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च 5 महीने का सैलरी हुआ। तो 5 महीने का सैलरी मींस आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 22,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इट्स कम्स टू द 3,30,000। तो गाइस दोनों मिला के हो गया आपका 48,30,000, और इस पे फिर आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80JJAA। तो 48,30,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 14,49,000 है। इतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80JJAA। और जो कैश में पेमेंट किया था वो डिसअलाउड भी तो होना चाहिए। 9 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका 15,000 का सैलरी बियरर चेक से पे किया था, कितने 10 महीने का। तो आप एक काम करिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ, तो ये 13,50,000 है ना। ये आपका पीजीबीपी का इनकम निकालते टाइम 48(3) के हिसाब से डिसअलाउड हो जाएगा। और एक बात बताओ, जब आप न्यू टैक्सेशन रिजीम लेते हो तो भी क्या आपको ये 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, क्योंकि आप जब न्यू टैक्सेशन रिजीम लेते हो ना, तो भी आपको पता है आपको 3 डिडक्शन मिलते हैं। एक तो 80CCD2 वाला, एक 80CCH2 वाला, और एक तुम्हारा मिलता है 80JJAA वाला। तो ये 3 डिडक्शन आपको तो भी मिलेंगे व्हेन यू आर ऑप्टिंग द न्यू टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो जब आप 115 BAC ले रहे हो तो भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। भाई साहब आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पहले हमने पीजीबीपी का वगैरह इनकम निकाला, और पीजीबीपी के इनकम के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही 10-15 पेज तक चला जा रहा है। ये आपका पीजीबीपी का इनकम हुआ 1,04,14,250। कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 2 लाख आया था साइंटिफिक रिसर्च की असेट बेचने से। अदर सोर्सेज की इनकम है 160 फॉरेन कंपनी का डिविडेंड, 2 लाख रुपीस है वो आपका डीम डिविडेंड अगर जो लोन लिया था वो, और 150 है ये आपका एफडी का इंटरेस्ट, तो इतना आया था। और गाइस इसमें से 14,49,000 है ये आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA है, वो अलाउ हो जाएगा। तो आपका इतना 99,41,250 न्यू टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से इनकम आया। इस पे आप टैक्स निकाल दीजिए नए स्लैब रेट की रेट से। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% एंड 24 के ऊपर है वो 30%, और 10% सरचार्ज ऐड कर दीजिए, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, तो आपको नेट टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी। अब गाइस अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से इनकम निकालेंगे तो पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से अगर आप इनकम निकालते तो क्या क्या चेंज आता? एक तो आपको वो साइंटिफिक रिसर्च में जो लेबोरेटरी को, नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दिया था वो आपको अलाउ हो जाता, तो उतना और लेस कर दो। तो मैंने क्या किया, सीधा टोटल इनकम ले लिया 115 BAC के हिसाब से, और 115 BAC के हिसाब से टोटल इनकम लिया 99,41,240, और इसमें से क्या कर दिया, एक तो नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन अलाउ होगा, दूसरा आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन जनरेटर का था वो अलाउ होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जनरेटर पे मिल जाएगा क्योंकि प्रिंटिंग बिजनेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
एक आपका जो डोनेशन दिया था किसको, आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी को जो डोनेशन दिया था 3 लाख का, वो अलाउ हो जाएगा 80 जीजीसी में। तो ये 3 डिडक्शन मैंने लेस कर दिए। जब आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जाते हो आपकी इतनी इनकम हो जाएगी और इस इनकम पे आप टैक्स निकाल दीजिए तो आपका टैक्स कितना आता है। यहां टैक्स आ रहा है 28,68,900 और न्यू टैक्सेशन रिजिम में आपका टैक्स आ रहा था 29,31,360, 29,31,360 और यहां आ रहा है 28,68,900। तो बेटर है कि एज पर द नॉर्मल प्रोविजन आपका टैक्स लोअर है, तो आप एक काम करिए, ऑप्ट आउट कर दीजिए 115 बीएसी से और आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जा सकते हैं। आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जा सकते हैं, तो आप 115 बीएसी से ऑप्ट आउट करिए एंड बाबू आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जा सकते हैं। ऐसा आपको यहां पे अपना सजेशन है वो आपको देना है। गाइज ये एक क्वेश्चन नहीं था, दिस क्वेश्चन इज नॉट अ वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन का पूरा सेट था, आप ये समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन नहीं था, दिस इज द क्वेश्चन का सेट। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट मैंने कवर कर लिए। आपके पीजीबीपी के ऑलमोस्ट चीज है, देखो डेप्रीशिएशन कवर किया, एडिशनल डेप्रीशिएशन कवर किया, साइंटिफिक रिसर्च कवर किया, वीआरएस का कवर किया, 36 के बहुत सारे खर्चे कवर किए, 37 कवर किया, सेक्शन 40 में रिलेटिव को पेमेंट किया कवर किया, कैश में पेमेंट किया वो कवर किया, 43B कवर किया करके, ठीक है। इतने सारे जो है वो मैंने यहाँ पे कवर किए। और भाई साहब इसलिए इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर क्वेश्चन है वो बोलते हैं। सो गाइस दिस इज द मास्टर क्वेश्चन। आप लोग इसको ढंग से आज एक बार चाय पी के वापस देखिएगा, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो पीछे के बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज कॉल योर मास्टर क्वेश्चन। गाइस एक बात बताओ, 29 के बाद 28 का सॉल्यूशन नहीं दे रखा था, मैंने आपको करा लिया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आई थिंक उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। 25 का दे रखा है, 24 का दे रखा है, 23 का दे रखा है, 22 का दे रखा है, 21 का दे रखा है। एंड गाइस आपके जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। आप खुद ट्राई करिएगा, आप लोगों से इजीली हो जाएंगे। आप खुद ट्राई करिएगा, आप लोगों से बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो मैनेजेबल क्वेश्चन है, आपसे इजीली हो जाएंगे। जितना हमने अभी तक किए, अपन ने 7-8 क्वेश्चन है वो अपन ने किए हैं। कल तक तो जितने भी क्वेश्चन किए थे दूसरे लेक्चर तक सब मैंने आपको लिखवा के कराए थे। और भाई साहब उतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना तो आपका काम बन जाएगा। और टोटल इनकम के क्वेश्चन जब करते हो तो अपना पूरा इनकम टैक्स रिवाइज होता है। अपना पूरा इनकम टैक्स है वो पूरा इनकम टैक्स है वो आपका रिवाइज हो जाता है करके, ठीक है। तो गाइस आज का लेक्चर में अपन यहीं रुकेंगे। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर इंटरमीडिएट का बैच जो कि मई सितंबर 2026 के लिए या जैन 2027 के लिए, या फिर जो सीएमए वाले हैं उनके लिए जून दिसंबर 2026 के लिए है। गाइस आपका बैच है ना वो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है पता है आपको? स्पेशल ये इसलिए है, 2026 एग्जाम वाले जो बैच है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं लास्ट टाइम मेरी लाइफ में इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा रहा हूं। मेरी लाइफ में लास्ट टाइम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा रहा हूं करके, ठीक है। लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्योंकि अब 2027 से जो बैचेस आएंगे आगे उसमें हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेंगे। सो दिस इज द लास्ट टाइम। सो गाइस दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशल। हम लोग सीए फाइनल में वापस नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, बट आप लोगों को फाइनल में मिलना है, फाइनल में आना है। फटाफट मेहनत करिए, शिद्दत से मेहनत करिए। जितना आपको क्लास में करवाया, जितना चीजें आपको लिखवा के कराई, पूरी नोटबुक भरा दी आपको पूरी नोटबुक भरा दी है करके, ठीक है। आपको जो है वो पूरा नोटबुक भरवा दिया था 500-600 पेज का। तो वो नोटबुक में जो लिखवाया उसको ढंग से रीड करिए, ढंग से पढ़िए और आप क्वेश्चन बनाइए, आपका काम बन जाएगा। एंड विशु मैंने एमसीक्यूज आपको डाल रखे हैं, आपको टेस्ट पेपर भी मैंने डाल रखे हैं। जैसा मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, मैंने एमसीक्यूज डाल रखे हैं। प्लीज आप रिविजन के टाइम पे उसकी हेल्प लीजिए और नए रिविजन लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। मैं जल्दी ही आपके लिए नए रिविजन लेक्चर है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। और अभी मैं अगले वीक से क्या करूंगा कि आपके लिए नए रिवीजन लेक्चर है वो YouTube पे अपलोड करते रहूंगा। आपको अपनी एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। कुछ भी नई चीज होगी तो आपके अपनी एप्लीकेशन पे आएगी, तो एप्लीकेशन में आपको देखना है। एमसीक्यू का बुकलेट एप्लीकेशन पे है, आपके टेस्ट पेपर जो 7 पेपर है वो भी आपके एमसीक्यूज वहां पे है करके, ठीक है।
हाँ, आपके सर टेस्ट पेपर कौन से सेक्शन में दिखेगा, वहीं पे दिखेगा आपके, उसमें दिखेगा। जैसे मैंने आज टीम को बोला है तो वो अपलोड कर लेंगे, तो 1-2 दिन में आपको दिखने लग जाएंगे टेस्ट पेपर, और कहां अपलोड करना है उसका लिंक भी वहीं पे दे रखा होगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द सीए फाइनल। और साथ साथ में अभी रिवीजन लेक्चर वगैरह होंगे तो उसमें मैं आपसे मिलते रहूंगा।